आप में से काफ़ी लोगों के मन में तो फिलहाल ये होगा कि सर ये छोड़ो और बताओ कहाँ कहाँ कितने अनप्लेस्ड हैं, नंगा करो सबको, मतलब हमको फैक्ट्स फिगर्स दो। आई एम सिरमौर का आपने दे दिया, आई एम रोहतक में कितने अनप्लेस्ड हैं, एफएमएस क्या बोल रहे हो सर, एफएमएस में अनप्लेस्ड हैं, सच बोल रहे हो सर, केस कर देगा एफएमएस आप पे। आई एम शिलोंग में अनप्लेस्ड हो सकता है, नारसी मुंजी, आईआईटी रुड़की, आई एम संबलपुर। तो मैं ये सारे के सारे फिगर्स मेरे पास हैं। ये रेशियो इज इन द फेवर ऑफ इंजीनियर्स, यानी अ फार मोर परसेंटेज ऑफ नॉन इंजीनियर्स आर अमंग द पूल ऑफ अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स। तो दिस ऑल्सो बिकम्स अ फैक्टर। यस, सो दिस इज एन एक्सपोजे, एक पर्दाफाश है, खुलासा वीडियो है ये। इस बार की प्रॉब्लम तो ये है कि जो नंबर ऑफ कंपनीज बी स्कूल्स में आ रही हैं दैट हैज डिक्रीज ड्रास्टिकली, सो फार लेस कंपनीज आर विजिटिंग देन यूजुअली डू, एंड द रोल्स दैट आर बीइंग ऑफर्ड, द placement values figures that are being offered is shocking. These B schools deserve the fees that they charge. However, the same is not true for a lot of B schools जो fees तो अभी भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, but what they need to realize is that what they are offering is not what they are charging for it. So I hope they wake up and smell the coffee soon. Are the Indian B schools undergoing some sort of crisis? Is this crisis limited only to the lower rung B schools, or even the top B schools affected by it? Can we trust the 100% placement claim made by the B schools, or is it some sort of fraud being perpetuated on students? Who are these unplaced students? What are the common characteristics of these students? What are some of the darkest and the hidden secrets of B schools and their placement frauds? To uncover all of this, to know all of this, watch this video. Dear students, this is a very unique, very different kind of video, one that I usually do not make. So this is an expose, एक पर्दाफाश है, खुलासा वीडियो है ये। इसका ऑब्जेक्टिव है जो भी कैट 2024 के स्टूडेंट्स हैं जो कहीं एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, दे माइट हैव ऑलमोस्ट फाइनलाइज देयर प्लान कि वो ये वाला बी स्कूल ज्वाइन करने वाले हैं, दे आर द वंस हु एब्सोल्युटली नीड टू सी दिस वीडियो। अगर आपने बी स्कूल ज्वाइन कर भी लिया है तो भी ज़रूर देखिए। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे हकाइक, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ विच आर गोइंग टू शॉक यू, बट देन दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीडियो। द ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट सेंसेशनलिज्म, द ऑब्जेक्टिव इज़ एडिफिकेशन। द ऑब्जेक्टिव इज़ कि कुछ ऐसी हकीकत, कुछ डार्क रियलिटीज़ और कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बी स्कूल एंड प्लेसमेंट्स आपको बता सकूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कैट 25 के लिए ये जानना इसलिए ज़रूरी है सो दैट दे कैन आस्क द राइट क्वेश्चंस, दे नो व्हाट दे आर गेटिंग इनटू। ठीक है, so there is a problem, there is a crisis at hand, and what is the crisis? The crisis is that B schools are facing a major issue with regard to placement. Now कुछ इस बार की प्रॉब्लम है और कुछ हमेशा की प्रॉब्लम है, और दोनों को हमको समझना ज़रूरी है। इस बार की प्रॉब्लम तो ये है कि जो नंबर ऑफ कंपनीज बी स्कूल्स में आ रही हैं दैट हैज़ डिक्रीज ड्रास्टिकली, सो फार लेस कंपनीज आर विजिटिंग देन यूजुअली डू, एंड द रोल्स दैट आर बीइंग ऑफर्ड, द placement values figures that are being offered is shocking. For example, I am सिरमौर का ये वाला एक इंस्टाग्राम पे शेयर किया किसी ने कि आखिरी में जो रह जाते हैं वो रह ही जाते हैं। जस्ट टू लेट यू नो, आई एम सिरमौर में अराउंड 80 स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड हैं इन अ बैच ऑफ अराउंड 300 स्टूडेंट्स। अगेन नाम लेके बोल रहा हूँ, वैल्यूज़ लेके बोल रहा हूँ, आई हैव नथिंग टू हाइड एंड आई फियर नथिंग, क्योंकि मुझे पता है जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, तो आई हैव नथिंग टू हाइड एट ऑल। नाम लेके बोलूँगा इसलिए जो भी बोलूँगा। 24,000 रुपये की जॉब यहाँ पे ऑफ़र की जा रही है स्टूडेंट को, और नाइट शिफ्ट में उसको 1 टाइम मील और एसी कैब को ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि कोई एहसान कर रहे हो। कम टू अदर बी स्कूल्स, आपको लगेगा कि सर ये तो चलो बेबी आईएम है, इसका क्या बता रहे हो। आईएमटी गाज़ियाबाद, 40 कंपनीज़ ने आईएमटी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। क्यों ब्लैकलिस्ट किया है, उसके क्या रीजंस होते हैं, हम समझेंगे इन दिस वीडियो। IIM रांची, अगेन अ न्यू IIM, नॉट अ बेबी IIM बट नॉट एन ओल्ड IIM आइदर, न्यू IIM। इसको भी अब हो चुके हैं काफ़ी 20 साल के आसपास हो गए होंगे आई थिंक इसको। IIM रांची में बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई HR रोल के लिए जो एक भी स्टूडेंट नहीं लेके गई। तो इमेजिन करो, IIM रांची विच इज़ नोन फॉर HR, वहाँ पे ऐसी कंपनीज आ रही हैं जो कोई स्टूडेंट नहीं लेके जा रही। IIFT, एक लेजिट टियर 1 बी स्कूल। नाउ डू यू नो कि IIFT में कितनी ऐसी कंपनीज़ हैं अब की बार जो यूजुअली आती हैं और अब की बार नहीं आई। देर आर मोर देन 10 लेगेसी रिक्रूटर्स। लेगेसी रिक्रूटर्स क्या होते हैं? जो हर साल IIFT से, एक बढ़िया कंपनी, टॉप कंपनी जो हर साल IIFT से रिक्रूट करते हैं। मोर देन 10 लेगेसी रिक्रूटर्स हैव बैक्ड आउट दिस ईयर। दिस इज, इट डजंट जस्ट स्टॉप हेयर। कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे सोचो IIFT में जिनका 15 लाख से कम का पैकेज लगा होगा, सो लेस देन 15 LPA। ना ऑब्वियसली जब आप एक IIFT जैसा बी स्कूल ज्वाइन करते हो, यू हैव सर्टन एक्सपेक्टेशन कि यार इतने तक की तो जॉब लग पाएगी। व्हाट डू यू थिंक दैट नंबर वुड बी? कितने स्टूडेंट्स हैं बाय द वे IIFT पे? सो अराउंड 220 स्टूडेंट्स हैं IB में, और
एट अराउंड 400 to 450 स्टूडेंट्स। कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे 450 स्टूडेंट्स में जिनकी 15 LPA से कम का पैकेज लगा होगा? द आंसर इज अराउंड 170। अगेन नाम लेके और फिगर लेके बोल रहा हूँ बिकॉज आई नो आई हैव माई फिगर्स राइट। मोर देन 170 स्टूडेंट्स एट IFT हैव गॉट अ पैकेज ऑफ लेस देन 15 लाख पर एनम। IIM नागपुर की अगर बात करें तो अगेन IIM नागपुर में जो 24-26 का बैच है, जो इस साल ग्रेजुएट है वो नहीं, जो भी सेकेंड ईयर में जा रहे हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक इंटर्नशिप ऐसी करनी पड़ी है जहाँ पे इनको कोई स्टाइपेंड नहीं मिला। सो कंपनीज लाइक आमूल हैव कम टू IIM नागपुर, दे हैव नॉट ऑफर्ड एनी स्टाइपेंड। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने 10-15 हज़ार का स्टाइपेंड ऑफर किया है टू स्टूडेंट्स टू कम टू सम अदर स्टेट एंड वर्क देयर। सो इमेजिन करो आप बैंगलोर जा रहे हो, बॉम्बे जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, किसी दूसरे स्टेट से इंटर्नशिप के लिए, और आपको 10-15 हज़ार रुपये पर मंथ दिया जा रहा है। डजेंट इवन अकाउंट फॉर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दीज सिटीज़। येस, 4 अगेन अ वेल नोन एस्टैब्लिश बी स्कूल राइट। इनमें 4 का 23-25 का जो बैच है, जो आउटगोइंग बैच है, नाउ 4 ने सबमिशन दे रखी है AICTE में कि मिनिमम 8 LPA फिक्स्ड इनकम होगी। मतलब जो कंपनीज रिक्रूट करने के लिए आएंगी कम से कम फिक्स्ड कंपोनेंट 8 लाख पर एनम होगा। दैट हैज़ बीन ब्रीच दिस ईयर। देयर हैव बीन कंपनीज दैट हैव कम टू 4 दैट हैव ऑफर्ड लेस देन 8 LPA एज फिक्स्ड कंपोनेंट। ये अगेन नाम लेके बोल रहा हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ द फिगर्स, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई फैक्ट्स। अभी 4 का जो 24-26 बैच है, ये तो अभी मैंने 23-25 बैच ऑफ 25 के बारे में बताया। अब क्लास ऑफ 26 का सुन लो। 720 स्टूडेंट्स हैं 4 में, 720। इनमें से 720 में से सिर्फ 200 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी कैंपस प्लेसमेंट हुई है SIP को लेके। बाकी 520 की कोई SIP को लेके कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पाई। दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी। देर आर कंपनीज दैट आर कमिंग टू हायर स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग पैकेज ऑफ 4 to 5 LPA। अगेन आई हैव ऑल माई फैक्ट्स एंड फिगर्स राइट, तो नाम लेके इसीलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट। अब ये वीडियो बनाने का मेरे को विचार कहाँ से आया, क्यों मैं बता रहा हूँ कि सिचुएशन कितनी ख़राब है, दिस इज़ वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम। सो हमारा एक ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है हमारे आरंभ अकेडमी का, जिसमें हमारे पेड स्टूडेंट्स ज्वाइंड हैं और वो हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं और हम उसका रिप्लाई लिखते हैं। तो एक पोस्ट एक स्टूडेंट ने शेयर करी और उसने ये पोस्ट शेयर करी थी जहाँ पे किसी ने शायद लिंक्डइन पे या टेलीग्राम पे एक ग्राउंड रियलिटी बताई है, जो कि सच है कि बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं। बी स्कूल में जो कंपनीज आ रही हैं हायरिंग के लिए, दैट हैज़ डिक्रीज ट्रेमेंडसली। It is in response to this question by a student of mine on our Telegram channel that I started typing. I started replying, and while I was typing, I thought that okay, let me get some facts and figures. So what I decided was that chalo yaar, let's do one thing. Let's go back. Let's go to my students who are studying at these B schools. क्योंकि मेरी तो यार simple policy है कि the only सोर्स दैट आई रिलाई ऑन आर माई स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग एट सम ऑफ दी अदर बी स्कूल। तो अगर मुझे MDI के बारे में, IMT गाजियाबाद के बारे में, NMIMS मुंबई के बारे में कुछ भी पता करना है, द ओनली सोर्स दैट आई विल टर्न टू आर माई स्टूडेंट्स स्टडिंग एट दीज बी स्कूल्स। सो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं टेलीग्राम के बेसिस पे, टेलीग्राम की रिपोर्ट्स या इंस्टाग्राम स्टोरीज़ या व्हाट्सएप मैसेजेस जो फॉरवर्ड होते हैं या किसी कोई बिजनेस न्यूज़पेपर या इवन प्लेसमेंट रिपोर्ट के बेसिस पे ये वीडियो नहीं बना रहा। वट एवर फैक्ट्स आई एम गोइंग टू प्रेजेंट, वट एवर पिक्चर आई एम गोइंग टू प्रेजेंट, वट एवर fraud that happens at B school, if I may use that word, that I'm going to share today are all have been verified by my students who are studying at these B school. Further, मैंने कोई भी फैक्ट या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रेजेंट करूँगा वो कम से कम 3 स्टूडेंट से वेरीफाई करी हैं जो एक पर्टिकुलर बी स्कूल में पढ़ रहे हैं। किसी भी बी स्कूल के में अगर मेरे 3 या 3 से कम स्टूडेंट थे, अगर मेरे लेस देन 3, तो मैंने उस बी स्कूल के बारे में वो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड ही नहीं करी। फॉर एग्जांपल, इस पूरे सेशन में मैं IIM अमृतसर के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, मैं IIM विशाखापट्टनम के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, सिंपली बिकॉज आई हैव लेस देन 3 स्टूडेंट्स एट these बी schools. I have most definitely not relied on the placement report, and I'll tell you in the course of the video that why you too should not. So my only sources for whatever I'm going to talk about in this session is the knowledge or the information that I have had on the basis of my long-standing association with these aspects of selection, as well as my students who are studying at these B schools. Okay, all right. So let's first talk about a little that why do we go for MBA? हम MBA क्यों करते हैं? तो मुझे जितना समझ में है, मोटा मोटा 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है नेटवर्क। नेटवर्क का क्या मतलब होता है कि जो आपके लेट्स से आपके अब एक बी स्कूल ज्वाइन करते हो, जो आपके सीनियर्स हैं, क्लासमेट्स हैं, जूनियर्स हैं, आप इनके टच में आते हो और इनके टच में आप रहते हो, एंड बिलीव यू मी, दिस नेटवर्क इज़ इमेंसली यूजफुल। आई कैन टेल यू कि आप
बी स्कूल जब आपका पूरा भी हो जाएगा, उसके 5 साल 10 साल बाद भी नेटवर्क आपके बहुत काम आता रहता है। आपको किसी कंपनी में स्विच करना होता है, आप कोई करियर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे होते हो, एडवाइस ढूंढ रहे होते हो, ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट आस्क इन योर ग्रुप। जैसे आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं ना, फ़र्क बस ये है कि ये काम के ग्रुप होते हैं। इनमें एक्चुअल में फ़ायदा होता है आपके ये नेटवर्क्स, न सिर्फ आपके करियर प्रोफेशनल लाइफ को लेके, आई वुड गो ऑन टू से कि अदरवाइज भी आप लाइफ में जो भी कर रहे हो आपको हेल्प चाहिए, दिस ग्रुप इज़ अमेजिंगली यूजफुल। देन एक्सपीरियंस, जो 2 साल ऐसे किसी प्रीमियर बी स्कूल या 4 साल किसी प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज में रहने का जो एक्सपीरियंस होता है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेटिव, दैट मेक्स यू a different person altogether. It gives you perspectives, it gives you experiences, it gives you a way of thinking that is invaluable. अब मैं किसी टॉप बी स्कूल या किसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में कभी नहीं पढ़ा हूँ, ऑल्दो आई हैव स्टेड एट अ लॉट ऑफ बी स्कूल्स, आई हैव स्टेड एट अ लॉट ऑफ IITs, एंड आई कैन टेल यू कि यहाँ पे मैं तो एज अ स्टूडेंट वहाँ पे नहीं रुका था, बस मैं तो रुक गया था क्योंकि किसी को जानता था। तो वो एक्सपीरियंस भी इतना अमेजिंग रहा है दैट आई स्टिल चेरिश इट. However, you would all agree that one of the biggest motivations to join a B school is placement, and understandably so. Eventually, हम अपना career build कर रहे हैं. We look for some stability, we look for some financial growth in our lives, and that is where B schools come into picture big time, right? कि भाई पैसा तो मिलना ही चाहिए, मेन तो उसी के लिए आए हैं नहीं. और ये बात सच इसलिए भी है कि आपको बी स्कूल से जो प्लेसमेंट मिलती है दैट गिव्स यू हेड स्टार्ट. आपकी जो पहली जॉब, अगेन बी स्कूल आपको पूरी ज़िंदगी बिठा के नहीं खिलाने वाली, बट पहली जॉब जो आपकी बी स्कूल में लगती है दैट काइंड ऑफ बिकम्स फाउंडेशनल टू योर करियर. क्योंकि हम जब एक जॉब से दूसरी जॉब में भी जाते हैं तो इवेंचुअली जो एग्जिस्टिंग हमारी सैलरी होती है उसी पर हमको हाइक मिलती है, प्लस हमको एक फुट होल्ड, एक एंट्री मिल जाती है कि चल यार यहाँ से मेरी शुरुआत हो गई, मेरा यहाँ से करियर बिल्ड होना स्टार्ट हो गया. इट इज़ फॉर दिस रीज़न कि मैं, कोई भी मुझसे ऑनलाइन MBA के बारे में पूछता है तो मैं सीधा इसलिए मना कर देता हूँ क्योंकि ऑनलाइन MBA में आपको ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती. ना आपका कोई नेटवर्क बनता है, ना कोई एक्सपीरियंस आपको मिलता है, और प्लेसमेंट भी कुछ बेकार सी मिलती है, राइट? सो वी वुड अग्री दैट वाइल ऑल थ्री together form the reason for us joining a B school, placement is without any doubt perhaps the most important one, and therefore let's talk about placement. And this is what we are going to talk about in this video, about the realistic placement scenario, the problems with the placement, the frauds that happen with students in the name of placement, and what should you expect and what can you do in order to best prevent yourself from these frauds. Yes. All right. So when we talk about placement, one of the first things that we focus on is the number of unplaced students, right? तो जैसे यहाँ पे देखो, 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, एक इंस्टीट्यूट में 10 अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स हैं और दूसरे में 20 अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स हैं. आप बताओ दोनों में से बेटर इंस्टीट्यूट कौन सा हुआ? सो आई बिलीव आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर ऑब्वियसली ए इंस्टीट्यूट बेटर हुआ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 अनप्लेस्ड स्टूडेंट है, वहाँ तो डबल नंबर ऑफ अनप्लेस्ड स्टूडेंट है. नाउ लेट मी गिव यू द कंप्लीट पिक्चर. ये मैं बात कर रहा हूँ IIT रुड़की और IIM कोझीकोड की. तो IIT रुड़की में एज ऑफ नाउ 10 अनप्लेस्ड स्टूडेंट हैं आउट ऑफ अ बैच ऑफ 80. IITs में आपको बता दूं कि बैच साइज छोटा होता है और इनफैक्ट फीस भी कम होती है. तो यू वुड सी टिपिकली IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे 12 लाख 11 लाख, IIT रुड़की वही 10 लाख 9 लाख इस टाइप की फ़ीस होती है. एंड ऑफकोर्स IIM, किसी भी IIM की अगर आप बात करो तो 20 लाख से तो ऊपर ही है, कुछ की तो 30 से भी 25-30 के आसपास है. नाउ अभी के लिए अगर आप पैसे को छोड़ दो, सिर्फ आप अनप्लेस्ड स्टूडेंट का रेशियो देखो. अगर 80 में से 10 अनप्लेस्ड हैं तो दैट्स द रेशियो 1:8. जबकि यही अगर आप IIM कोझीकोड को देखो तो 600 स्टूडेंट्स का इनका बैच साइज़ है और उस 600 में से 20 अनप्लेस्ड हैं, तो वो कितना रेशियो हो गया? 1:30. अब बताओ कौन सा बी स्कूल बेटर हुआ? तो अब आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से IIM कोझीकोड इन दिस सेंस इज़ मच मच बेटर देन IIT रुड़की. अब यहाँ से पहली लर्निंग मैं आपको क्या देना चाहता हूँ कि जब भी आप आज के बाद नंबर ऑफ अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स देखते हो, आई नो काफ़ी बार हम यही देखते हैं कि कितने अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स हैं. मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग फिगर, यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग एस्पेक्ट. आप जब भी आज के बाद नंबर ऑफ अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स देखोगे, साथ में ये देखना कि बैच साइज़ कितना है. ये बिल्कुल वही वाली बात है कि काफ़ी बार आप जब देखते हो कि इंडिया की GDP कितनी बड़ी है, इंडिया हैज़ बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल GDP, और आपको लगता है कि कितनी तरक्की हो रही है. दैट्स अ फ्रॉड दैट इज़ बीइंग put on you, that you are being blindsided by the wrong figure. Understand कि GDP is never a measure कि कोई कंट्री कितना अच्छा कर रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी अच्छी है. इमेजिन करो 2 फैमिली हैं, देयर इज़ अ फैमिली A एंड देयर इज़ अ फैमिली B.
ठीक है। फैमिली ए की लेट्स से एनुअल इनकम है 1 लाख रुपए, एनुअल नहीं सॉरी मंथली इनकम है 1 लाख रुपीज़, और फैमिली बी की एनुअल इनकम है 3 लाख रुपीज़। बताओ किसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा अच्छी होगी, कौन ज़्यादा अच्छे से जी रहा होगा? आप बोलोगे फैमिली बी है ना। अब अगर मैं आपको बताऊं कि फैमिली ए में 2 लोग हैं, कपल है लेट्स से, और फैमिली बी में 10 लोग हैं, अब बताओ ज़्यादा अच्छा कौन जी रहा होगा? फर्दर अगर मैं बताऊं कि फैमिली बी में जो 10 लोग हैं उनमें से 4 बूढ़े लोग हैं जिनका बहुत तगड़ा मेडिकल एक्सपेंस होता है, महीने का 1.5 लाख का एक्सपेंस हो जाता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए यू हैव टू लुक एट द इनकम पर पर्सन, राइट। इसी तरीके से अगर आपको किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना है तो उसके लिए आपको जीडीपी नहीं देखना होता, उसके लिए क्या देखना चाहिए? व्हाट इज़ अ मच बेटर मेजर? जीडीपी पर कैपिटा। और उसमें इंडिया कहाँ पे आती है? उसमें इंडिया करीब 140th रैंक पे आती है। अब अगेन मैं डाइग्रेस नहीं करना चाहता, मैं इकोनॉमी की बात नहीं करना चाहता, आई एम टॉकिंग अबाउट बी स्कूल्स, बट आई वांटेड टू हैव यू द करेक्ट पर्सपेक्टिव। तो जब भी आप प्लेसमेंट फिगर्स देखते हैं तो बैच के रिस्पेक्ट में देखिए, एंड दैट इज़ वाई the number that I'm going to next is going to shock the wits out of you. It is going to it's absolutely crazy. I am सिरमौर का जो अभी बैच है that is roughly 300 students, actually 295 के आसपास है, और इन 295 स्टूडेंट्स में एज ऑफ नाउ 80 के आसपास स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड हैं। थिंक अबाउट इट कि 300 के बैच में अगर 80 स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड है, दैट्स मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द बैच। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ आई एम सिरमौर, जो आपको उनकी रिपोर्ट में नहीं मिलेगी। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, अगेन मैं सारे बी स्कूल्स का नाम लेके बोलूँगा बिकॉज आई हैव माई फैक्ट्स एंड फिगर्स वेरीफाइड, मुझे डर नहीं है किसी चीज़ का। So this is something, the one thing that you need to know is always look at the placement unplaced students with regard to the batch size, और इस पर भी हम वापस आएंगे। इनफैक्ट एक और मुझे बड़ी मज़ेदार फिगर मिली इन ऑल दिस रिसर्च दैट आई हैव डन इन लास्ट 1 वीक। IMT गाज़ियाबाद में टोटल 857 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब इन 857 स्टूडेंट्स में से फ़िलहाल कितने स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड हैं? सो हेयर इज़ द फिगर, 857 में से फ़िलहाल 115 के आसपास स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड हैं। अब अगेन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मेरे को जब ये फिगर मिली थी तब से हो सकता है पिछले 5-6 दिन में 10-12 स्टूडेंट्स प्लेस हो गए, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, बट लार्जली 857 में से 115 अनप्लेस्ड हैं। नाउ कोइंसिडेंटली आईआईटी बॉम्बे का जो बैच साइज़ है वो 115 स्टूडेंट्स का है। मैंने बताया ना आईआईटी का बैच साइज़ छोटा होता है, और सारे के सारे प्लेस हो चुके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेस्ड स्टूडेंट्स कितने हैं? 15। तो मज़े की बात देखो, जितना आईआईटी बॉम्बे का बैच साइज़ है उतने आईएमटी गाज़ियाबाद और इवन केजे सोम में भी, यही केजे सोम के लिए भी ट्रू है, तो जितना आईआईटी बॉम्बे का बैच साइज़ है उतने स्टूडेंट्स अभी केजे सोम और आईएमटी गाज़ियाबाद पे अनप्लेस्ड हैं। तो ये जब मैंने देखा तो मेरे मन में एक वो मीम आ गया मेरे को याद, जितना वो बोलता है ना कि जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। तो मेरे मन में ये आया कि आईएमटी गाज़ियाबाद देखो क्या बोल रहा है आईआईटी बॉम्बे से, कि जितना तेरा बैच साइज़ है उतना तो मेरा अनप्लेस्ड स्टूडेंट है। ओके, नाउ गेटिंग बैक टू द सीरियस डिस्कशन दैट वी वर इनटू। आप में से काफ़ी लोगों के मन में तो फिलहाल ये होगा कि सर ये छोड़ो और बताओ कहाँ कहाँ कितने अनप्लेस्ड हैं, नंगा करो सबको, मतलब हमको फैक्ट्स फिगर्स दो। आई एम सिरमौर का आपने दे दिया, आई एम रोहतक में कितने अनप्लेस्ड हैं। एफएमएस क्या बोल रहे हो सर, एफएमएस में अनप्लेस्ड हैं, सच बोल रहे हो सर, केस कर देगा एफएमएस आप पे। आई एम शिलोंग में अनप्लेस्ड हो सकता है, नारसी मुंजी, आईआईटी रुड़की, आई एम संबलपुर। तो मैं ये सारे के सारे फिगर्स मेरे पास हैं, एंड ऑफकोर्स मैं ये सारे फिगर्स शेयर भी करूँगा, ऑल्दो मेरा फोकस इन फिगर्स पे नहीं है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ नॉट टू गिव यू द फिगर्स कि कितने स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड हैं इन अ बैच ऑफ कितना। अगर आप वो देखना चाहो तो वो फिगर है मेरे पास, और अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से इस पर एक वीडियो भी बना दूंगा, बिकॉज दीज फिगर्स नीड कॉन्टेक्स्ट। सिर्फ ये देखना कि इतने में से इतने अनप्लेस्ड हैं, दैट गिव्स यू अ वेरी, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स रॉन्ग विद एनालाइजिंग प्लेसमेंट रिपोर्ट्स, वही एग्जैक्टली नहीं करना और आपको वही चीज़ बतानी है। तो इन फिगर्स पे मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो, बट in this video I am going to talk about something far more deeper and far more important, which is that is it just the number of unplaced students and the batch size that is relevant to us, or are we missing some crucial insights? कहीं ऐसा तो नहीं है that we are missing forest while looking at trees? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत एस्पेक्ट्स या गलत पैरामीटर पे फोकस कर रहे हैं जिसकी वजह से जो इम्पॉर्टेंट पिक्चर है या जो रियलिटी है वो मिस कर जाते हैं? सो लेट्स लुक एट सम ऑफ दोज डार्क रियलिटीज़, लेट्स लुक एट सम ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स दैट यू नीड टू नो इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड एनी प्लेसमेंट रिपोर्ट्स। तो कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो पता होने चाहिए? सबसे पहला तो जैसा मैंने बताया बैच साइज़, कि बैच साइज़ कितना है, बट सिर्फ कितना है ज़रूरी नहीं है, ये जानना ज़रूरी है कि क्या बैच साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है।
अंडरस्टैंड एन इंक्रीजिंग बैच साइज इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे जैसे बैच साइज बढ़ता है बी स्कूल के लिए स्टूडेंट्स को प्लेस करना उतना मुश्किल होता जाता है। ये प्रॉब्लम आई ऑलरेडी IMT गाज़ियाबाद और NMIMS बैंगलोर फेस कर रहे हैं। मैंने बताया IMT गाज़ियाबाद में 857 स्टूडेंट्स थे, ये 25 की बैच की बात कर रहा हूँ, 26 की नहीं। 26 का आप पता करो कितना है, 27 का पता करो इस साल कितने ले रहे हैं। सेम फॉर NMIMS मुंबई। नाउ टू NMIMS मुंबई आई वुड क्रेडिट दिस कि इन्होंने एक्चुअली में अपना बैच साइज इवेंचुअली छोटा किया, एटलीस्ट HR को लेके किया। जैसा कि आप देख सकते हो कि नारसी मुंजी मुंबई का 25 क्लास ऑफ 25 के लिए देवर 240 स्टूडेंट्स, दे हैव डिक्रीज्ड इट टू 80 स्टूडेंट्स द नेक्स्ट ईयर। मतलब जो पिछले साल जो इनका बैच था 24-26 वाला, उसमें इन्होंने HR की सीट्स कम करी। क्यों कम करी? अगेन दे वर स्मार्ट इनफ टू सी कि हम इतने बड़े बैच को प्लेस नहीं कर पा रहे। हाउएवर इन्होंने कोर जो MBA कोर है उसका बैच साइज कम नहीं किया। सो नाउ द ओनस इज ऑन यू टू सी कि अब जो 27 वाला बैच है उसके लिए इनका बैच साइज क्या है। देर आर सम बी स्कूल्स जो अपना बैच साइज बढ़ाते जा रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एग्जिस्टिंग बैच को भी प्लेस नहीं कर पा रहे। एट द टॉप इन दीज वुड बी आई वुड से 4। आप देखो 4 में 480 स्टूडेंट्स थे बैच ऑफ 25, 26 में 720 हो गए। और अब की बार अगेन ये अभी कंफर्म नहीं किया है बट जो मेरा स्टूडेंट्स बता रहे हैं इट इज़ बिलीव दैट इट विल बी अराउंड 840 स्टूडेंट्स, राइट। द सेम इज़ ट्रू फॉर IIM बोध गया एज वेल। अब ये IIM बोध गया में जो आप नंबर देख रहे हो 700, यू वुड से कि नहीं सर योर फैक्ट्स आर रॉन्ग, ये 700 नहीं है, थोड़ा कम है। मैं इसके बारे में भी बात करूंगा कि बैच साइज जो डिक्लेयर्ड होता है और एक्चुअल होता है उसमें इतना फ़र्क क्यों होता है। दैट्स अनदर काइंड ऑफ फ्रॉड एक्चुअली। बट इसका IIM बोध गया के लिए, IIM सिरमौर के लिए और भी कुछ IIMs के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न है ये IPM। अब ये IPM क्या होता है? ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, बेसिकली BBA प्लस MBA, ठीक है। अब आप लोग जब ज्वाइन करते हो तो आप तो सीधा MBA के लिए ज्वाइन करते हो और आपको बताया जाता है कि MBA के कितने अलग अलग कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, उनका बैच साइज क्या है। हाउएवर इमेजिन करो अगर कोई बी स्कूल है जहाँ पे जो MBA वाले स्टूडेंट्स हैं प्लस जो IPM के थ्रू BBA प्लस MBA करने आए हैं, अगर सोचो इनकी प्लेसमेंट्स एक साथ हो रही है, और अगर इनकी प्लेसमेंट्स एक साथ हो रही है तो अब तो मुझे इस कंबाइंड बैच साइज को देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको तो इन दोनों ही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को प्लेस कराना है और ये दोनों ही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं फॉर द कंपनीज दैट कम फॉर प्लेसमेंट। दैट इज़ द केस विद IIM बोध गया। IIM बोध गया में जो इनका MBA प्रोग्राम है प्लस इनका जो IPM प्रोग्राम है उसको अगर आप ऐड कर दो तो दैट मेक्स इट अ ह्यूमंगस साइज ऑफ 700 प्लस स्टूडेंट्स। सोचो 700 से ऊपर स्टूडेंट्स हो जाते हैं इनके पास, जिनको प्लेस कराना वुड बी एन ऑब्वियस चैलेंज, राइट। IIM नागपुर। अब IIM नागपुर का अभी जो 260 का बैच है उसमें अच्छी खासी इनकी प्लेसमेंट हो गई है। इनके अनप्लेस स्टूडेंट्स इक्का दुक्का ही होंगे, ज़्यादा नहीं है। हाउएवर अब जो नेक्स्ट बैच है दैट इज़ 300, दैट कंप्राइजेस 360 स्टूडेंट्स, सो दे आर लाइकली टू फेस चैलेंजेस इन गेटिंग द एंटायर बैच प्लेस्ड। इनफैक्ट आगे चल के जो अगला इस साल वाला 25 to 27 जो बैच आ रहा है इसका बैच साइज और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगेन आप कंफर्म करो, आप चेक करो, आप IIM नागपुर से कंफर्म करो कि बैच साइज कितना होगा ना, एंड देन यू वुड नो व्हाट द रियलिटी इज़। बट द पॉइंट इज़ अगर आपका बैच साइज ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है जिस बी स्कूल में आप जा रहे हो, तो दैट इन इट सेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम, दैट इन इट सेल्फ इज़ अ रेड फ्लैग। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये मानना है कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं मेरे, कि IIM नागपुर या किसी भी बेबी IIM को ज्वाइन करना आज के टाइम में बहुत रिस्की है, गिवन हाउ दे आर एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग देयर बैच साइज। IMT गाज़ियाबाद इज़ ऑलरेडी फेसिंग द इशू। आपको पता है IMT गाज़ियाबाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी 7-8 लाख की जॉब लगी है। सोचो जो फीस उन्होंने दी उस फीस के बाद अगर 7-8 लाख की जॉब लगे तो स्टूडेंट को कैसा लगता होगा। IIM बोध गया के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पे ऑफकोर्स कोर MBA के स्टूडेंट्स अराउंड 300 है, DBM इनका एक कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, उसमें अराउंड 100 है, HHM के इनके पास 82 स्टूडेंट्स हैं। हाउएवर 250 स्टूडेंट्स IPM से आ जाता है विच मेक्स द ओवरऑल बैच साइज ह्यूमंगस। 4 की ट्रेजेक्ट्री आपके सामने है। नाउ मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आएगा कि सर ये नंबर जो आप दे रहे हो बैच साइज वाला, हमने जो ऑनलाइन देखा था आप उससे बहुत अलग, उससे मुख्तलिफ बता रहे हो। सो वाई इज़ देयर अ डिस्क्रिपेंसी इन द बैच साइज दैट यू सी ऑन नेट एंड द डेटा दैट आई एम प्रेजेंटिंग टू यू? उसके 2 रीज़न होते हैं यार। पहला तो जब कोई भी बी स्कूल अपना एक लेट्स से अब 2025 to 27 वाला बैच है, जब आप ये बैच शुरू करते हो आप एक लेके चलते हो कि ठीक है यार हमारा बैच साइज इतना होगा। हाउएवर बाय द टाइम दो स्टूडेंट्स गो टू द सेकंड, लेट्स जस्ट से नॉट एवरीवन मेक्स इट टू सेकंड ईयर,
कुछ स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं फॉर वट एवर रीज़न, कुछ को बी स्कूल सस्पेंड कर देता है, कुछ स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जितने स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक बी स्कूल में, सब लोग सेकेंड ईयर में नहीं पहुंचते, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न है। जैसे आई एम रांची का बैच साइज 380 था फॉर बैच ऑफ 20 फॉर क्लास ऑफ 25। हाउएवर उनमें से 40 स्टूडेंट्स जो थे दे वर मेड टू रिपीट द फर्स्ट ईयर और दे ड्रॉप्ड आउट। सो इवेंचुअली बैच साइज कितना हो गया, घट के 340 हो गया। सिमिलरली आई एम रायपुर में देर वर 400 स्टूडेंट्स इनिशियली, बट अगेन इनमें से कुछ ने छोड़ दिया, कुछ सस्पेंड हो गए। तो एक तो ये रीज़न होता है। अब इसके बाद आ जाती है एक थोड़ी सी डार्क रियलिटी। कुछ बी स्कूल्स क्या करते हैं, कुछ बी स्कूल्स में मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती है। जैसे अगेन नाम लेके बोल रहा हूँ, SCHMRD, SCMHRD। अब SCMHRD में जो टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल सीट्स होती हैं, दैट इज़ मोर देन द सीट्स दैट दे हैव पब्लिकली डिक्लेयर्ड। और ऐसा क्यों होता है? सिंपल रीज़न, मैनेजमेंट कोटा सीट्स होती हैं। सेम विद SIBM पुणे। तो SIBM पुणे में भी जो आपको ब्रोशर में या जो डिक्लेयर्ड सीट्स मिलेंगे, द एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट यू विल फाइंड विल बी मोर देन दैट, राइट। फिर एक बहुत बड़ा रीज़न जो अभी मैंने आपको बताया, IPM। तो जैसे IIM बोध गया हो गया, राइट। तो IIM बोध गया जब अपनी सीट्स बताता है MBA की, तो वो IPM की सीट्स नहीं बताता, बट एक्चुअली में तो जब प्लेसमेंट होगी तो IPM वाले स्टूडेंट्स की भी साथ में प्लेसमेंट होगी। सेम इज़ ट्रू फॉर IIM रांची एज वेल। सो एनी बी स्कूल जहाँ पे कंबाइंड प्लेसमेंट होती हैं IPM और रेगुलर MBA की, तो उनको आपको उनका कंबाइंड बैच साइज देखना पड़ेगा, ना कि सिर्फ जो MBA प्रोग्राम का बैच साइज है। विच वुड रेज अ क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ अ लॉट ऑफ यू स्टूडेंट्स कि सर ठीक है, मान लिया कि जो बैच साइज़ है वो बढ़ रहे हैं, और मान लिया कि एक्चुअल बैच साइज़ और ज़्यादा बड़ा हो सकता है जितना हमको दिखाया जा रहा है, बट हाउ इज़ दैट अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज 100% प्लेसमेंट हो रही है? एंड हाउ इज़ दैट अ प्लेटफॉर्म एज लॉन्ग एज जो पैकेज ऑफर हो रहा है वो अच्छा खासा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इससे, है ना? दैट्स एग्जैक्टली वॉट द प्रॉब्लम इज़ कि ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही। ना तो प्लेसमेंट 100% है और ना ही पैकेज हाई है। क्यों सर? हमने तो प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में देखा है कि बहुत सारे बी स्कूल की बहुत अच्छी प्लेसमेंट लग रही है। इनफैक्ट हमने अभी भी पढ़ा कि SIBM पुणे की बैच ऑफ 25 की बहुत सही प्लेसमेंट गई है और 29 लाख एवरेज पैकेज है। Yeah, that's the problem. This figure is incorrect. This figure is fallacious. This is more accounting, more a calculation magic than the reality. The actual average placement at SIBM Pune is 19 lakh, और वो भी तब अगर हम अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स को काउंट ना करें। अगर आप अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स को काउंट करोगे तो 19 भी नहीं बनेगा, बट ठीक है, इवन इफ आई डिस्काउंट दैट और अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स को ना भी गिनूँ तब भी 19 लाख बनती है। अगेन नाम लेके बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा। द ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू सेंसेशनलाइज, द ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट कि कुछ भी नंबर कोई भी नाम उछाल दो। जो बोल रहा हूँ पता करके बोल रहा हूँ। अब इससे ये भी क्वेश्चन निकल के आता है कि सर क्या हमको अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स को गिनना चाहिए जब हम एक बी स्कूल की प्लेसमेंट रिपोर्ट देखते हैं या प्लेसमेंट फिगर्स कैलकुलेट करते हैं? तो इस पर ये डिबेटेबल है। कोई बोल सकता है कि नहीं सर, अनप्लेस की नहीं देखनी चाहिए। भाई अगर चलो यूँ देखो, जितने स्टूडेंट्स लेट्स से किसी भी ऐसे डेटा में, किसी भी लेट्स से अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि एक क्लास कि एवरेज स्कोर क्या आया, तो मैं उन्हीं लोगों को काउंट करूंगा ना जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया था उसको क्यों काउंट करूंगा? अगर इस तरीके से देखें तो हाँ, अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स को काउंट नहीं करना चाहिए। बट देन ये तो तब ना, अगर वो स्टूडेंट प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं। अगर कोई स्टूडेंट प्लेसमेंट में बैठा था, लेट्स से अगर एक बच्चा एग्जाम देने आया था और उसका 0 स्कोर आया, क्या अब उसका स्कोर काउंट होना चाहिए इन द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास? तो दैट्स डिबेटेबल कि भाई क्या हम अनप्लेस्ड स्टूडेंट को काउंट करें या ना करें। मेरा मानना है कि अगर एक स्टूडेंट बैठा था प्लेसमेंट में और प्लेस नहीं हो पाया, तो फिर तो उसको इंक्लूड करना चाहिए ना, बिकॉज द फैक्ट दैट यू कुड नॉट प्लेस हिम, ये भी तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपकी प्लेसमेंट रिपोर्ट पे। एनीवे, ये तो डिबेटेबल चीज़ है। हाउएवर इसके बावजूद अगर मैं चलो अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स को हटा भी दूं कि जो नहीं हुआ, ठीक, 100% प्लेसमेंट तो हमको देखने को मिलता ही है बहुत सारे बी स्कूल की रिपोर्ट में। इज़ दिस 100% प्लेसमेंट अ स्कैम? क्या सच में 100% प्लेसमेंट हो रही है, हमको धोखा दिया जा रहा है? तो द आंसर इज़ अ रिजाउंडिंग येस, दिस इज़ अ स्कैम। अब ये कैसे स्कैम है, किस तरीके से स्कैम होता है? इनफैक्ट ये इट इज़ मोर देन एनीथिंग, इट्स एन अकाउंटिंग, देर आर अकाउंटिंग मेल प्रैक्टिसेस, देर आर अकाउंटिंग फ्रॉड्स दैट आर बीइंग कंडक्टेड एट बी स्कूल। अब ये कैसे कंडक्ट होता है वही मैं आपको अगले 10-15 मिनट में समझाऊंगा, तो प्लीज़ वॉच दिस वेरी पेशेंटली। अगर कोई स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि सर 2 मिनट में जल्दी से बता दो, इतना टाइम नहीं है भाई, पनवेल निकलना है कल, तो आप ये वीडियो मत देखो, आप जाओ। आपके वैसे भी यू लैक द
intellectual rigor and the patience to understand the concepts that are involved, it's best you leave. But for those who want to understand, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, जिनमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ये आ जाता है द कर्स ऑफ ऑप्ट आउट. तो आराम से समझो कि ये ऑप्ट आउट क्या चीज़ होती है. पहले देखो, अगर मान लो एक बी स्कूल है जिसमें लेट्स से 250 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. अब प्लेसमेंट का टाइम आता है, 250 स्टूडेंट्स में से 50 स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार हम प्लेसमेंट में नहीं बैठना चाहते, वी डोंट वांट टू अपीयर फॉर प्लेसमेंट्स, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ जॉब, विच इज़ परफेक्टली फाइन, दैट देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर इट. मान लो किसी का अपना खुद का बिजनेस है, कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है, किसी को जॉब वॉब में पढ़ना ही नहीं है, कोई आया ही था सीखने के लिए, जॉब लेने नहीं आया था, किसी को एनजीओ में जाके काम करना उसने सोच रखा है, किसी को यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, फॉर वट एवर रीज़न अगर कोई स्टूडेंट बैठना ही नहीं चाहता प्लेसमेंट के लिए, तो ऑब्वियसली ही शुड हैव द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट फॉर इट कि भाई मुझे नहीं बैठना. जो 200 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में अपीयर करेंगे, हाँ उसका डेटा आप शेयर करो, बताओ इनमें से कितनों की जॉब लगी, इनकी कितनी जॉब लगी, एवरेज, मीडियन, वो सारी चीज़ें आप बताओ, राइट. नाउ दिस इज़ वेयर बी स्कूल्स डू दिस, इंडल्ज इन दिस चिकनरी, इन दिस सॉर्ट ऑफ गिमिक, दैट अगर एक मान लो बी स्कूल है, मान लो वहाँ पे 10 दिन की प्लेसमेंट विंडो होती है जिसमें कंपनीज आती हैं और इंटरव्यूज़ लेती हैं, स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं. अब मान लो 10 में से 6 दिन प्लेसमेंट हुई और अच्छी प्लेसमेंट हुई, बट अब कुछ स्टूडेंट्स बचे हैं, लेट्स से अराउंड 50-100 स्टूडेंट्स बचे हैं, 6 दिन हो चुके हैं, 4 दिन बचे हैं. अब इन जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं इनको क्या बोला जाएगा, इनको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है. ऑप्शन 1, आप अब से सारी कंपनीज में बैठोगे, बेसिकली इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर यू टू अपीयर फॉर वट एवर कंपनी कम्स इन फॉर्म्स ऑफ प्लेसमेंट. ऑप्शन 2 इज़ दैट यू साइन आउट, कि आप अगर ऐसा नहीं करते, आप नहीं मानते, तो आप निकलो बाहर, अब आप हमारे प्लेसमेंट का पार्ट मत बनो, क्योंकि आप प्लेस नहीं हो पाओगे, हमारा रिकॉर्ड ख़राब होगा. आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो कोई छोटा मोटा बी स्कूल करता होगा, कोई टियर 3 बी स्कूल होगा वो कर लेगा. सो आई एम टॉकिंग अबाउट IIM लखनऊ, अगेन नाम लेके बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ. सो IIM लखनऊ में यूजुअली क्या होता है, 10 डे विंडो होती है एक प्लेसमेंट की. अब लेट्स से 6 डेज तक प्लेसमेंट चलती रही. अब जब लास्ट के 4 दिन बचे हैं और अभी लेट्स से 80-90 स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड हैं, तो IIM लखनऊ क्या बोलता है कि भाई अब आप सारी कंपनीज में बैठोगे, जो भी कंपनी आएंगी यू विल हैव टू सिट फॉर दैट. और अगर आप नहीं बैठते, अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे ये गवारा नहीं है, तो आप क्या करो, इन दैट केस आप ऑप्ट आउट कर लो और अपना ऑफ कैंपस जॉब ढूंढो. अब आप ये बोलोगे बट सर कोई स्टूडेंट ऐसे में ऑप्ट आउट क्यों करेगा, भाई अगर मेरी जॉब नहीं लगी है, आई वुड रादर सिट फॉर एवरी कंपनी देन ऑप्ट आउट. ऑप्ट आउट करूँगा तो फिर तो भाई जो मौका थोड़ा बहुत था वो भी गया. नाउ हियर्स द प्रॉब्लम, अगर आप एक IIM लखनऊ के स्टूडेंट हो और आपको लगता है दैट यू हैव सम एबिलिटी, यू कैन गेट अ मच बेटर जॉब फ्रॉम आउटसाइड. लेट्स से जो कंपनीज आ रही हैं आपको लेट्स से 12 लाख 13 लाख पर एनम दे रही हैं, और आपको लगता है कि बाहर से आपकी 2022 की खुद के दम पे लग सकती है, तो यू वुड वांट टू गेट दैट जॉब ऑफ कैंपस, राइट. अब आप बोलोगे हाँ तो सर उसमें दिक्कत क्या है, ऑफ कैंपस ट्राई करता रहे और यहाँ पे भी कंपनीज में बैठता रहे, जो बेटर मिले बेटर ऑफ द 2 ले ले. नाउ हियर्स द प्रॉब्लम, ये जो कंपनीज आ रही हैं अब डे 7, 8, 9, 10 पे और स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि आपको मैंडेटोरली बैठना है, इनमें से काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं कि अगर आपका इस कंपनी में सिलेक्शन हो गया, यू विल हैव टू मैंडेटोरली ज्वाइन दिस कंपनी. क्यों? क्योंकि अगर आप ये कंपनी ज्वाइन नहीं करते, अगर लेट्स से ये कंपनी आई, कंपनी ने 6 स्टूडेंट्स हायर किए, 6 में से 5 ने बाद में मना कर दिया कि हम ज्वाइन नहीं कर रहे, ये कंपनी कॉलेज को ब्लैक लिस्ट कर देगी. रिमेंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि IIMT को 40 कंपनीज ने ब्लैक लिस्ट किया. दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई कंपनीज ब्लैक लिस्ट बी स्कूल की. हम तुम्हारे यहाँ आए थे, हमने स्टूडेंट्स उठाए, वो ज्वाइन ही करने नहीं आए, हमने टाइम बर्बाद किया. तो इसलिए बी स्कूल ये मैंडेटरी कर देता है कि भाई आपको जो कंपनी सेलेक्ट करेगी उसमें जाओगे ही जाओगे. अब आप सोचो IIM लखनऊ के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी अभी तक जॉब नहीं लगी, उसको बोला जा रहा है कि अब से जो कंपनी आएंगी आपको मैंडेटोरली उसमें बैठना है. अगर एक कंपनी आ गई 12, 13, 14 लाख की और उसने आपको सेलेक्ट कर लिया, अब आपको वो ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो कॉलेज के रिलेशन ख़राब होंगे कंपनी के साथ. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल हैव टू सैक्रिफाइस the opportunity of getting a much better job outside through your own network, through your own contacts. Yes. और ये कॉन्टैक्ट्स आप कहाँ से बिल्ड करते हो, अगेन जो आपके बी स्कूल में सीनियर्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं. रिमेंबर मैंने शुरुआत में बोला था कि नेटवर्क बहुत काम आता है, राइट. अब कितने स्टूडेंट्स हैं एग्जैक्टली जो IIM लखनऊ में अनप्लेस्ड हैं, इनमें से कितने स्टूडेंट्स की ऑफ कैंपस जॉब लग चुकी है और कितने अभी भी बाकी हैं, मेरे पास ये सारा डेटा है. एंड लाइक आई सेड, ये मैं आप बोलोगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा, बट दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव. डेटा नंबर्स इज़ नॉट द पॉइंट. जो फैलेसीज़ हैं वो समझाना चाहता हूँ आपको. अब ये तो चलो एक चीज़ हो गई कि भाई 6 दिन के बाद फोर्स किया जाता है कि या तो साइन आउट करो, नहीं तो सारी कंपनीज में बैठो.
इससे बढ़ के अब एक स्कैम बताऊं क्या हो रहा है। कुछ कंपनीज पता है क्या करती हैं, लेट्स से एक कंपनी, एक बी स्कूल है, एक बी स्कूल, सॉरी मैंने कंपनी बोल दिया, कुछ बी स्कूल्स क्या करते हैं, लेट्स से एक बी स्कूल है जिसमें 300 स्टूडेंट्स हैं। अब 300 में से लेट्स से 50 ने शुरुआत में ऑप्ट आउट कर लिया, मान लेते हैं, और 250 स्टूडेंट्स ने बोला कि हाँ जी हम कंपनीज में बैठेंगे प्लेसमेंट के लिए। इन 250 में से लेट्स से 200 की प्लेसमेंट हो गई, 50 की प्लेसमेंट नहीं हुई, पूरा प्लेसमेंट सीजन खत्म हो गया। All companies that were scheduled to come during the placement season have come. They have picked students and they have now left. ये 50 स्टूडेंट्स अभी भी बचे हैं, अनप्लेस स्टूडेंट्स हैं। अब ध्यान से सुनोगे क्या होने वाला है, आप यकीन नहीं करोगे जो मैं बोलने वाला हूँ। इन 50 स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि अब तुम साइन आउट फॉर्म फिल करो, मतलब अब तुम ऑप्ट आउट करो ऑफ द प्लेसमेंट। अब सोच के देखो, इनके ऑप्ट आउट करने का क्या मतलब बनता है। अब तो ऑलरेडी कंपनीज आगे जा चुकी हैं और इनकी प्लेसमेंट नहीं हुई, इस पॉइंट पे ये ऑप्ट आउट करने का क्या मतलब बनता है, मैं बताता हूँ। इस पॉइंट पे ऑप्ट आउट करने का मतलब ये बनता है कि अब ये बी स्कूल क्या दिखाएगा अपने रिकॉर्ड्स में, अब ये बी स्कूल ये दिखाएगा कि हमारे यहाँ 300 स्टूडेंट हैं, उन 300 स्टूडेंट्स में से 50 ने साइन आउट नहीं किया था, 100 ने साइन आउट किया था, टोटल 200 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में बैठे थे और उन 200 के 200 की प्लेसमेंट हो गई। ये लो हमारा 100% रिकॉर्ड। दिस इज हाउ 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। अब आपको लगेगा कि सर ये तो कोई छोटा मोटा भी स्कूल कर रहा होगा, कोई बहुत छोटा सा। सो मैं बात कर रहा हूँ आई एम काशीपुर की, अगेन नाम लेके बोल रहा हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि झूठ नहीं बोल रहा, हवाबाजी नहीं कर रहा। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो ये मेल है, ये आप पढ़ लीजिए। ये मेल किसको भेजा गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हटा दिया गया। बट जो मेल है अगर आप वो पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि एज वी अप्रोच द क्लोजर ऑफ आवर करंट प्लेसमेंट साइकिल, वी वांट ऑल अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स टू फॉर्मली ऑप्ट आउट बाय कंप्लीटिंग एंड सबमिटिंग द अटैच्ड ऑप्ट आउट फॉर्म। ये आई एम काशीपुर के प्लेस कॉम कमेटी ने उन सारे स्टूडेंट्स को भेजा जिनकी प्लेसमेंट नहीं लगी प्लेसमेंट सीजन खत्म होने के बाद। तो प्लेसमेंट सीजन खत्म हो चुका है, इनकी जॉब नहीं लगी, इनको बोला जा रहा है कि ऑप्ट आउट फॉर्म्स फिल करो। अब आप में से कोई ये सोचेगा कि बट सर वाई वुड दिस स्टूडेंट फिल आउट दिस फॉर्म, मैं अगर इसकी जगह होता मैं तो कभी फिल ना करता, मैं तो बल्कि बोलता क्यों भाई मैं क्यों फिल करूं, तुमने मेरी जॉब नहीं लगवाई, मैं तो फिल नहीं करूंगा। अगेन यू नीड टू पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ दिस स्टूडेंट। इमेजिन करो कि आपने 20-25 लाख रुपया लेके एमबीए करने गए, 2 साल आपने एमबीए करी, और अगेन आपको पता होगा कि जब आप एमबीए करने जाते हो सिर्फ फीस इज़ नॉट द ओनली कॉस्ट, है ना। फीस के साथ साथ जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है 2 साल वहाँ रहने खाने हॉस्टल की, प्लस जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। सोचो अगर आप एमबीए नहीं करते तो कहीं जॉब करते, महीने का 30-40 हज़ार भी कमाते तो 2 साल में कुछ कमाते, वो भी साथ में लगा, प्लस आपकी जो एफर्ट लगा आपका, ये सारी चीज़ें। अब ये तो मैं सिर्फ टेंजिबल चीज़ों की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा बहुत चीज़ें होती हैं। देयर इज़ फैमिली प्रेशर कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जी बेटा गया एमबीए करने, एमबीए करके आएगा, पैसा घर में लाएगा, हमारी तकदीर बदल देगा। इमेजिन योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ दिस स्टूडेंट जिसकी एमबीए पूरा होने के बाद भी जॉब नहीं लगी। बी स्कूल इसको बोल रहा है कि देख यार अगर तू ये वाला फॉर्म साइन कर देता है ना तो कॉलेज के लिए भी अच्छा है, कॉलेज की इमेज बनी रहेगी, तेरे भाई बंधु हैं इनकी जॉब लगी है, क्यों रेपुटेशन कॉलेज की ख़राब कर रहा है, प्लस हम अभी भी तेरी मदद करेंगे, वी विल कंटिन्यू टू गाइड यू। इनफैक्ट आप ये पूरा मेल पढ़ोगे तो आपको बताएंगे यहाँ पे कि हम वी विल कंटिन्यू टू गाइड यू, एंड द ट्रूथ इज दैट अ लॉट ऑफ बी स्कूल्स डू गाइड। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये झूठ है कि बी स्कूल्स गाइड नहीं करते। इनफैक्ट टू गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, देर आर क्वाइट a lot of in fact B schools that continue guiding, continue helping their students, continue arranging for companies to come to their campus even after the placement season is over, and we must give credit where it is due. However, अगर आप एक स्टूडेंट को ये बोल रहे हो कि तू प्लेसमेंट सीजन के एंड में ऑप्ट आउट का फॉर्म साइन कर दे सो दैट हम 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड शो कर सके ऑन पेपर, हाउ इज दैट फेयर, हाउ इज दैट राइट, हाउ इज दैट एथिकल? आई डोंट गेट दैट। अगर आपको आप जज करो, आप डिसाइड करो। टू आंसर द क्वेश्चन कि ये स्टूडेंट ने साइन क्यों किया, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि यार अगर ये ऑप्ट आउट फॉर्म साइन करता हूँ एटलीस्ट मुझे कॉन्टीन्यूड सपोर्ट मिलता रहेगा। क्या पता जो कंपनीज अभी आने वाली हैं, प्लेसमेंट सीजन खत्म हो चुके हैं भले ही, बट जो कंपनीज आने वाली है क्या पता वहीं पे मेरी जॉब लग जाए। इस टाइम पे डूबते को तिनके का सहारा होता है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो बैच ऑफ 25 के हैं, अ लॉट ऑफ देम फ्रॉम IIMs एज वेल, वो आजकल मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मेरी जॉब लगवा दो, सर इस कंपनी में आप किसी को जानते हो, सर आरंभ में कोई रोल हो सकता है मेरे लिए, सर कम सैलरी पे काम कर लूँगा। इट ब्रेक्स माई हार्ट, रियली ब्रेक्स माई हार्ट कि यार ये अपना स्टूडेंट है, 2 साल के बाद अगर ये इस सिचुएशन में है। बट देन दिस इज़ द रियलिटी वन दैट आई मस्ट क्लियरली टेल यू। नाउ
कौन कौन से बी स्कूल्स हैं जो काफ़ी हेल्प करते हैं? अगेन आई हैव लिस्टेड सम ऑफ देम। इन बी स्कूल्स के मल्टीपल स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर हमारा बी स्कूल अभी भी काफ़ी एफर्ट कर रहा है हमको प्लेस करने की। एट द सेम टाइम नॉट ऑल बी स्कूल्स आर सो हेल्पफुल, पर्टिकुलरली आई एम रायपुर के बारे में मुझे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कोई इस तरीके का अच्छा फीडबैक नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी व्हाट आई हैव बीन टोल्ड इज दैट अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स आर प्रीटी मच ऑन देयर ओन। आई मस्ट स्पेशली मैंशन आई एम मुंबई एंड एक्सेलराई हेयर कि इंसानियत कहीं ज़िंदा है, ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा हो रहा है। आई मस्ट टेल यू कि आई एम मुंबई में कोई ऑप्ट आउट करने को किसी को फोर्स नहीं किया जाता। आई एम मुंबई में ऑप्ट आउट फॉर्म को वैसे ही यूज़ किया जाता है जैसे आइडली करना चाहिए। मतलब अगर आपको सच में ऑप्ट आउट करना है तो करो, अदरवाइज़ कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। भले ही आपकी कम पैकेज की ऑफ़र, आप कम ऑफ़र की जॉब लगेगी आपकी, बट कोई अनप्लेस नहीं रहता। एक्सेलराई जमशेदपुर, इनफैक्ट इन जनरल एक्सेलराई वो दिल्ली एंड जमशेदपुर, इनकी पॉलिसी ये है कि नोबडी इज़ प्लेस्ड अंटिल एवरीवन इज़ प्लेस्ड। मतलब हम अपने आप को प्लेस तब मानेंगे जब सारे स्टूडेंट्स प्लेस हो जाएंगे। इनफैक्ट एक्सेलराई में और सारे IIMs में, सारे टॉप बी स्कूल्स में जब पूरा बैच प्लेस हो जाता है ना, तब एक पार्टी होती है। अब फ़र्क बस इतना है कि एक्सेलराई में ये पार्टी एक्चुअली में तब होती है जब हर कोई प्लेस हो जाता है, ठीक है। सो एक्सेलराई जमशेदपुर में ये वाली पार्टी हुई थी इस साल, एक्सेलराई दिल्ली में ये वाली पार्टी नहीं हुई। तो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दैट कि एक्सेलराई दिल्ली में सारे स्टूडेंट्स प्लेस नहीं हो। वैसे तो एक्सेलराई दिल्ली को एक्सेलराई दिल्ली बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो दिल्ली में है नहीं, वो झज्जर में पड़ता है, झज्जर के पास पड़ता है। इट इज़ क्लोजर टू झज्जर इन हरियाणा देन इट इज़ टू दिल्ली, बट वाई डू यू कॉल इट एक्सेलराई दिल्ली? बिकॉज दिल्ली इज़ मोर कूल, हु नोज झज्जर। बट इवेंचुअली एक्सेलराई दिल्ली के भी सारे स्टूडेंट्स प्लेस हो गए। वो प्लेसमेंट सीज़न ख़त्म होने के बाद हुए, बट वो प्लेस्ड हो गए। हाउएवर ये जो 5-6 स्टूडेंट्स थे जो प्लेसमेंट सीज़न के बाद पेयर हुए, लेट्स जस्ट से इनकी कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं लगी। सो दैट्स नॉट अ सिचुएशन यू वांट टू बी इन। अब एक तो मैंने आपको डार्क रियलिटी बताई कि किस तरीके से ऑप्ट आउट को एज अ टूल यूज़ किया जाता है एट बी स्कूल्स टू लेट्स जस्ट से चमकाओ द प्लेसमेंट नंबर्स एंड समहाउ प्रोड्यूस अ रिजल्ट ऑफ 100% प्लेसमेंट। Another topic that I briefly talked about is the pain of mandatory sit-in। अब ये mandatory sit-in क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया ना कि जब कुछ स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड रह जाते हैं तो उनको फोर्स किया जाता है, उनको बोला जाता है कि भाई अब से जो कंपनी आएगी तेरे को उस कंपनी में बैठना ही बैठना है। अगर आप इस कंपनी में, अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं हो रही, यू हैव टू सिट फॉर ऑल कंपनीज। और एक बार अगर आप प्लेस हो गए, अब आप ये भी बोल सकते हो कि सर इसमें बुरा क्या है, भाई ठीक है सब कंपनी में बैठो, एक में प्लेस हो गए, प्लान बी आपके पास सेफ है। नाउ दैट्स द प्रॉब्लम, वंस यू गेट प्लेस्ड यू कैन नॉट सिट फॉर एनी मोर कंपनीज इन मोस्ट ऑफ दीज बी स्कूल्स। फॉर एग्जाम्पल KJ सोमैया, अगेन नाम लेके बोल रहा हूँ क्योंकि जो बोल रहा हूँ वो ऐसे ही नहीं बोल रहा, फिगर्स के बेसिस पे, फैक्ट्स पे बोल रहा हूँ। KJ सोम में इस साल, मुंबई का अच्छा बी स्कूल है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैं भी रिकमेंड करता हूँ, बट इस साल KJ सोमैया में क्या चल रहा है कि अगर आप फाइनेंस या मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स हैं तो यू कैन लीव अ मैक्सिमम ऑफ 15 कंपनीज दैट यू आर एलिजिबल फॉर। तो बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आ रही है कैंपस में, आपका डेटा शेयर किया जाता है। कंपनी चूज़ करती है कि कौन से स्टूडेंट्स हमारे लिए, हमारे रोल के लिए एलिजिबल है। अब वो कंपनी का अपना क्राइटेरिया हो सकता है, वर्क एक्स को लेके, CGPA को ले, GPAs को लेके, आपके ग्रेड स्कोर्स को लेके। अब लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूँ KJ सोम का, मार्केटिंग या फाइनेंस स्पेशलाइजेशन का, मुझे कंपनी ने अब शॉर्टलिस्ट कर लिया कि हाँ यार ये हम आ रहे हैं और ये हमारे लिए एलिजिबल है, तो हम वी वुड लाइक कि ये इंटरव्यू में बैठे। कैन आई लीव दैट कंपनी? येस। हाउ मेनी सच कंपनीज कैन आई लीव? 15। तो एक मार्केटिंग या फाइनेंस स्पेशलाइजेशन का स्टूडेंट्स KJ सोमैया में इस साल 15 कंपनीज जिनके लिए वो एलिजिबल है उनको छोड़ सकता है। 15 के बाद उसको जितनी भी कंपनीज आएंगी उन सब में बैठना पड़ेगा, एक्सेप्ट फॉर अ कंपनी जिसका जो फिक्स कंपोनेंट है वो 12 लाख से कम हो, 12 लाख या कुछ ऐसे वैल्यू है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट अगेन एक्सेप्ट फॉर द कंपनीज जो काफ़ी लो पे कर रही हैं उनको अगर छोड़ दें तो बाकी 15 कंपनीज ऐसी हैं जिनको यू कैन गिव अ मिस, बाकियों के लिए आपको बैठना पड़ेगा। नाउ टिल लास्ट ईयर, यानी कि KJ सोम के जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स थे जो लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुए, दे कुड लीव एज मेनी कंपनीज एज दे लाइक्ड। बट इस साल ये नंबर घट के ये एक फिक्स नंबर बन गया 15। IIM लखनऊ की कहानी मैंने आपको बताई थी कि IIM लखनऊ में पहले 6-7 दिन तक आपकी मर्जी होती है, उसके बाद या तो सब सारी कंपनीज में बैठो, नहीं तो मैंडेटोरली ऑप्ट आउट करो। यूजुअली ये तब होता है जब 80-90 स्टूडेंट्स बच जाते हैं प्लेसमेंट के लिए। ओके, अब IIM बोध गया में क्या हो रहा है नाउ,
रिमेंबर आई टोल्ड यू कि आई एम बोध गया में किस तरीके से द बैच साइज इज ह्यूमंगस, ज़बरदस्त बैच साइज है. तो आई एम बोध गया में फॉर इनिशियल रिक्रूटर्स एवरीबडी हैज़ सम फ्लेक्सिबिलिटी, बट जैसे जैसे थोड़ा सा आप आगे जाते हो ना, उसके बाद कुछ मैटर नहीं करता कि आपकी 6 CGPA या टॉपर हो, आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंसड हो, योर प्रोफाइल इज शेयर्ड विद ऑल द कंपनीज, ऑल द बैंक्स, रिगार्डलेस ऑफ कि वो किस रोल के लिए आ रहे हैं, सबके साथ शेयर किया जाएगा. और कंपनी ऑफकोर्स अगर आपको शॉर्टलिस्ट करती है, यू विल हैव टू सिट फॉर दैट कंपनी. अब इमेजिन करो कि मैं एक कंपनी में बैठा जिसमें मैं बैठना नहीं चाहता था, मुझे रोल भी कुछ खास पसंद नहीं था, बट आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड बाय द कंपनी. कैन आई नाउ सिट फॉर सम अदर कंपनी? थ्योरेटिकली येस. कैसे कि अगर बाकी सारे स्टूडेंट्स प्लेस हो गए, या फिर अगर एक ऐसी कंपनी आती है जिसके लिए मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छा सूट करती है, एंड वी डोंट वांट कि ये कंपनी खाली हाथ जाए, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आई मे बी अलाउड. बट थ्योरेटिकली स्पीकिंग और प्रैक्टिकली स्पीकिंग, एक बार आपका कहीं पे सिलेक्शन हो गया तो अब आपको और कहीं बैठने का मौका नहीं मिलेगा. देर इज़ ऑलमोस्ट अ जीरो चांस दैट यू वुड नॉट बी सिटिंग फॉर एनी अदर कंपनी. अब इमेजिन करो आप ये स्टूडेंट हो, मैं ये स्टूडेंट हूँ, मुझे हर कंपनी में बैठना है, एक कंपनी ने मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया, मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया था उसमें, बट वो ऑटो सबमिट हो जाती है मेरी एप्लीकेशन. अब वो कंपनी ने मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया एक ऐसे रोल के लिए जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता. व्हाट डू यू थिंक आई विल डू इन द इंटरव्यू? आई विल टैंक द इंटरव्यू. मतलब मुझसे सवाल पूछा जाएगा, वेयर डू यू सी 5 years फ्रॉम नाउ? मैं बोलूँगा सिटिंग एट द टॉप ऑफ ताज होटल हैविंग अ सिप ऑफ विस्की. मतलब मैं ऐसे जवाब दूंगा कि लो करो सेलेक्ट, करोगे मुझे सेलेक्ट, लो. एंड यू अंडरस्टैंड दैट द स्टूडेंट इज एक्चुअली बीइंग फोर्स टू डू दिस, कि भाई मैं क्या करूँ, वरना मुझे सेलेक्ट कर लेगा और फिर मैं और कहीं बैठ नहीं पाऊंगा. सो अगेन, जिस तरीके से आपका ऑप्ट आउट एक तरीके से एक टूल है जिससे प्लेसमेंट मैनिपुलेट की जा रही है, मैंडेटरी सिट इन भी ऐसा ही है कि आप ज़बरदस्ती स्टूडेंट की एक ऐसी जॉब लगा दो जो वो चाहता नहीं है, और बोलो कि देखो हमने तो प्लेसमेंट करा दी. एंड दिस इज हैपनिंग एट आई एम बोध गया. आप ये चीज़ नोट करोगे कि मैं आज के सेशन में किसी भी Tier 3 बी स्कूल के बारे में बात नहीं कर रहा. आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द बी स्कूल्स दैट वन वुड कंसिडर ज्वाइनिंग. ठीक है. अब एक इस अभी तक मैंने जो भी बात की ना, आई वुड से कि उस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात मैं करने वाला हूँ वो अब है कि जो ये अनप्लेस स्टूडेंट्स हैं, अगेन वो नंबर्स मैंने आपको ब्रीफली दिखाए थे, अलग से वीडियो में बना दूंगा. इज़ देयर अ पैटर्न टू दीज अनप्लेस स्टूडेंट्स? मतलब जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं, कहीं पे 10, कहीं पे 30, कहीं पे 50, कहीं पे 100, क्या कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि इनमें कुछ कॉमन है या एक पैटर्न है जो हम देख सकें? Let me give you some glimpses, let me give you some figures, and I'm sure that a lot of this would shock you. XIMB का जो HR, आपको पता है XIMB में कोर MBA होती है और HR होती है. XIMB का जो HR वाली MBA है फॉर, एंड दिस इज ऑल फॉर बैच ऑफ 25, क्लास ऑफ 23 to 25, उसकी बात कर रहा हूँ. जितने भी अनप्लेस स्टूडेंट्स हैं उन सब में एक कॉमन फैक्टर है. डू यू नो वॉट? दे आर ऑल मेल्स. जितने भी XIMB HR में अनप्लेस स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे लड़के हैं. सिमिलरली IIM रोहतक में इस वक्त जितने अनप्लेस स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम, अगेन आई वोंट से ऑल ऑफ देम, बट अ मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉन इंजीनियर्स. वॉट अबाउट IIFT? IIFT में जो अनप्लेस स्टूडेंट्स हैं एज ऑफ नाउ, अगेन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम अनकन्वेंशनल बैकग्राउंड. अनकन्वेंशनल बैकग्राउंड का क्या मतलब हो गया? नॉट इंजीनियर्स, नॉट BCom. तो जो कन्वेंशनल अपने होते हैं कोर्स जो मैक्सिमम मिलते हैं वो नहीं है. बेसिकली आपके BA हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, BA इन साइकोलॉजी, BSc केमिस्ट्री, अनकन्वेंशनल कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स हैं. वॉट अबाउट IIM संबलपुर एंड IIM त्रिची? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर फ्रेशर्स. सो दिस इज अ नोन फैक्ट कि कंपनीज एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स प्रेफर करती है. अगर आप एक रेंज पूछो तो 12 से 36 में कुछ भी हो, बट ऑफकोर्स क्लोजर टू 36 द बेटर. Having said that, it is also true that some companies prefer fresher, but again, the numbers speak for themselves. Most of the unplaced students at IIM Trichy and IIM Sambalpur are freshers. What about Narsi Munji, Mumbai? It's a combination of two factors, gap year and poor score. Gap year क्या होता है? आपको पता है कि आपकी let's say graduation 2023 में पूरी हुई थी, आप 25 में ज्वाइन कर रहे हो, तो ये गैप है. तो जो गैप ईयर प्लस पुअर स्कोर का जो कॉम्बिनेशन है, पुअर स्कोर का मतलब क्या है? बी स्कूल में लो CGPA. इट इज़ दिस कॉम्बिनेशन दैट यू विल फाइंड इन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर अनप्लेस्ड एट नारसी मुंजी, मुंबई. अब ये तो खैर कुछ कुछ बी स्कूल्स के बारे में मैंने आपको बस थोड़ी शॉकिंग वाली फिगर्स दी कि आप बोलोगे ओ तेरी ये ऐसा हो रहा है यहाँ पे. हाउएवर, इफ़ आई टॉक अबाउट ऑल द बी स्कूल्स, एंड बिलीव यू मी, ये वीडियो अब से एक हफ्ता पहले रिलीज़ हो सकती थी. द ओनली रीज़न कि ये एक हफ्ते बाद आज रिलीज़ हो रही है, और काफ़ी लोग ये शायद कहें भी कि यार आप ये वीडियो, इतनी बढ़िया वीडियो आप बना रहे हो, इतनी सारी चीज़ें बता रहे हो, यही थोड़ा पहले बता देते, हमने तो बी स्कूल ज्वाइन भी कर लिया.
what has actually taken me so much time in preparing this video is speaking to so many of my students at these B schools. मैं आधी पकी हुई चीज़ नहीं लाना चाहता था, सेंसेशनलिज्म ऑब्जेक्टिव नहीं है, जिम्मेदारी के साथ बताना है जो भी बताना है, दैट इज़ व्हाट टुक मी टाइम. आई स्पोक टू दी स्टूडेंट्स, आई डिस्कस्ड एट लेंथ, आई ट्राइड टू सी कि क्या पैटर्न निकल के आ रहा है कहाँ पे, या ये कौन स्टूडेंट्स है. इनफैक्ट बहुत सारे जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं जो अनप्लेस्ड है, मैंने उनसे भी बात की. सो व्हाट आर देयर सम कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग द स्टूडेंट्स हु आर अनप्लेस्ड. The biggest and the most important characteristic of unplaced students या फिर जो सबसे commonly देखी जाती है वो है poor communication skills. Poor communication skills का क्या मतलब है? The inability to present yourself convincingly in an interview. कि आपके मन में जो है, आपके मन में जो thoughts हैं उनको आप effectively express नहीं कर पा रहे. You are unable to, let's say you have the answer in your mind, you are just not able to express it well. You are unable to structure your thoughts, you are unable to present what you have inside you. You are unable to आर्टिकुलेट दी आंसर्स, राइट. अब ये क्यों हो सकता है? अगेन, एक तो जनरल डिफिडेंस हो सकता है कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ लोगों के साथ बात करने में. कुछ लोगों के लिए इंग्लिश की वजह हो सकती है कि आई एम सिंपली नॉट conversant with English language. If you let me speak in Hindi, I'll give you the most convincing answer ever, but just that English is not my forte. ये अगेन ऐसा नहीं है कि जितने भी अनप्लेस्ड हैं सबकी अंग्रेजी की दिक्कत है, नहीं. इवेंचुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. बट कौन से वो फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि सबसे बड़ा फैक्टर कम्युनिकेशन स्किल है. वट आर द अदर फैक्टर्स? द सेकेंड बिगेस्ट फैक्टर, एंड एक्चुअली मैं उसी ऑर्डर में प्रेजेंट कर रहा हूँ जितनी इन ऑर्डर की इंपॉर्टेंस या जितनी इनकी फ्रीक्वेंसी मुझे मिली. दैट वॉज पुअर अकेडमिक्स. बाय पुअर अकेडमिक्स आई डोंट मीन 10th-12th कॉलेज. पुअर अकेडमिक्स से मेरा मतलब है लो GPA इन योर MBA ड्यूरिंग योर PGDM, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर. तो ये जो मार्क्स हैं, अगर आपके एक सर्टन थ्रेशोल्ड से कम है, दैट डिक्रीजेज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन, बिकॉज दैट डिक्रीजेज योर चांसेस ऑफ बीइंग शॉर्टलिस्टेड. आपको पता है कि अलग अलग B स्कूल्स जो हैं वो अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग उनकी डेफिनेशंस होती हैं कि इतने CGPA से ऊपर वाला ही बैठेगा. कुछ B स्कूल्स का तो ये भी होता है कि इतना वर्क एक्सपीरियंस हो उससे ऊपर वाला ही बैठेगा. तो अगर आप एक ऐसे जोन में आ गए हो या आपका CGPA ऐसा है कि 10 में से 4 कंपनीज तो वैसे ही आपको शॉर्टलिस्ट ही नहीं करती, तो 6 बची, और जो 6 बची वो भी अगर उन्होंने आपको शॉर्टलिस्ट भले ही कर लिया हो, बट दे डू लुक एट दीज नंबर्स, राइट. सो दैट इज़ वेयर इट बिकम्स डिसएडवांटेजियस टू यू. Okay, what is the third factor? A weak resume. Now what do I mean by a weak resume? Do I mean कि weak resume का मतलब कि absence of work experience? देखो समझो, एक रिज्यूमे में ऑफकोर्स आप झूठ तो नहीं बोल सकते. अब ये तो नहीं बोलोगे कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपने वर्क एक्सपीरियंस दिखा दिया, ऐसा फर्जी आपा तो करना नहीं है. वीक रिज्यूमे का मतलब बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ नॉट जस्ट इनफ कि आपने प्लेनली लिख दिया कि मेरे को इतना वर्क एक्स है जी, मेरी ये अचीवमेंट है. यू हैव टू प्रेजेंट इट कन्विंसिंगली, स्ट्रांगली, with words, perhaps with numbers as well, in a way that catches the attention of the panelist, right. आपको relevant keywords यूज़ करने होते हैं जब आप let's say एक particular job के लिए अप्लाई कर रहे हो, या let's say आपको पता है कि आपके मन में कौन से roles हैं, तो you have to use the correct keywords. You have to be able to demonstrate the qualities that you have which are relevant to the role through your resume. A lot of people fail there. A lot of people are unable to do this, and that becomes their undoing. इसके बाद जो नेक्स्ट 2 फैक्टर्स हैं, फ्रैंकली वो आपके हाथ में नहीं होते. एक वर्क एक्सपीरियंस की, लेट्स से अगर एक कंपनी है जो बोल रही है कि हमको चाहिए ही वो लोग जिनके पास 1 साल से ऊपर का वर्क एक्स हो, तो ठीक है, यू वुड नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर दैट कंपनी. जैसे मैंने पहले भी बोला, कुछ कंपनीज ये भी बोलती हैं कि हमको फ्रेशर्स प्रेफर करती हैं, बट अगेन वो नंबर कम है, वर्क एक्स वाला नंबर ज़्यादा है. गैप ईयर, अगेन गैप ईयर का मतलब आपको पता है, मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है गैप ईयर एंड वर्क एक्स पे. मैं वो कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा. मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो. इसके अलावा एक चीज़ जो और मुझे अनफॉर्चुनेटली बतानी पड़ रही है आपको, वो है बीइंग अ नॉन इंजीनियर. अगेन ये आपके हाथ में नहीं है. while being a non-engineer comes at as an advantage in ensuring your selection to a given B school. आपको पता है नॉन इंजीनियर होने के मार्क्स होते हैं. यही नॉन इंजीनियर होना एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज बन जाती है काफ़ी जगहों पे. जो अभी अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स हैं उन सब में अ फार बिगर प्रपोर्शन, मतलब अगर मान लो कोई B स्कूल है जहाँ पे लेट्स से 40% नॉन इंजीनियर्स हैं और 60% इंजीनियर्स हैं, तो अब अगर मैं इनके अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स का परसेंटेज देखूं, लेट्स से अगर टोटल इनके 50 अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स हैं, तो आइडियली ये होना चाहिए ना कि 50 में से 30 इंजीनियर है और 20 नॉन इंजीनियर है. मतलब अनप्लेस्ड में भी यही रेशियो होना चाहिए, बट ये रेशियो नहीं है. व्हेन यू लुक एट द रेशियो ऑफ इंजीनियर्स टू नॉन इंजीनियर्स
अमंग अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स, तो ये रेशियो बहुत बदल जाता है. ये रेशियो इज इन द फेवर ऑफ इंजीनियर्स, यानी अ फार मोर परसेंटेज ऑफ नॉन इंजीनियर्स आर अमंग द पूल ऑफ अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स. तो दिस ऑल्सो बिकम्स अ फैक्टर. यस, ओके. सो क्या इस सब को अगर हम देखें तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, जो क्राइसिस है, उसका जिम्मेदार बी स्कूल्स है? इज इट बी स्कूल्स दैट आर स्क्वेयरली टू ब्लेम फॉर what all is wrong presently, students being unplaced? The answer is no. It is not just the B schools that are to be blamed. क्यों बोल रहा हूँ मैं ये? आप बताओ, जितने भी फैक्टर्स थे इनमें से कितने आपके हाथ में है? लो जीपीए, ये तो आपके हाथ में ना यार. सोच के देखो, अगर आपका जीपीए कम है वाइल यू आर एट द बी स्कूल, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हुम डू यू ब्लेम फॉर दैट? भाई इसके लिए तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ना यार. आप अगर एफर्ट करो वाइल यू आर एट द बी स्कूल, तो वाई कांट यू हैव अ हाई जीपीए? स्पेशली अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके पास वर्क एक्स नहीं है, जिसका गैप ईयर है, दैट शुड ऑल द मोर बी द रीज़न दैट यू वर्क डबली हार्ड कि यार मैं ऑलरेडी कुछ फैक्टर्स में नीचे हूँ, मुझे बाकियों में ऊपर आना है. देन एक और बहुत बड़ा रीज़न है स्टूडेंट्स के लो एफर्ट का, कि वो खुद से एफर्ट नहीं डाला, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए. अभी मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं भाई. आपको पता है ना, अगर आप कम्युनिकेशन इज़ नॉट योर स्ट्रॉन्ग सूट, सो व्हाट डिड यू डू in the 2 years that you were there to build strong communication skills? What did you do to practice interview? What did you do in preparation of the questions that you knew would be asked, would be put to you during placement? भाई आपको पता है कि पूछा जाएगा कि where do you see yourself 5 years, 10 years, 15 years down the line? In which domain would you like to build a career? What is your vision with regard to जो भी आप बता रहे हो कि इस डोमेन में करना चाहता हूँ? तो अगर इन चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी नहीं है, इन चीज़ों को लेके अपना आंसर नहीं प्रिपेयर किया, अगर आपसे पूछा जाए टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और आप कहानी सुनाने लग जाओ कि एक बार की बात है, तो उसके लिए तो आप जिम्मेदार हो ना, उसके लिए और कौन जिम्मेदार है? ठीक. सो पीपल हु आर नॉट सीरियस टुवर्ड्स देयर एकेडमिक्स एंड देयर करियर, देन लाइक आई सेड, अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन का बेसिकली मतलब ये होता है कि फैमिली प्रेशर में एमबीए कर लिया, क्लैरिटी नहीं थी, खुद भी नहीं पता था क्या करना है, बट एमबीए करने के लिए आ गए. सो ये रीज़न हो सकता है, ये रीज़न होता है जो कंट्रीब्यूट करता है. इंटरव्यू प्रिपरेशन की मैंने बात करी कि आप अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटी को, अपनी इंटेंट को, अपने विजन को अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने उसको लेके अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार थोड़ी है. सिमिलरली अगर आप लोगों ने ठीक है, वर्क एक्स के लिए वर्क एक्स आपको था तो था, नहीं था तो नहीं था, इसका आप कुछ नहीं कर सकते. बट अगेन अगर आपके पास वर्क एक्स नहीं था, यू कुड हैव वर्कड हार्डर ऑन अदर एरियाज. नेटवर्किंग, आप अगर 2 साल एक बी स्कूल में हो, ऑफकोर्स जब आप ज्वाइन करते हो आपके सीनियर्स होते हैं. इनफैक्ट नॉट जस्ट योर सीनियर्स, यू कैन गेट इन टच विद योर सुपर सीनियर्स एज वेल. आज की डेट में लिंक्डइन अवेलेबल है, आज की डेट में और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे जिनके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो. सो वाई डिड यू नॉट बिल्ड अ नेटवर्क? वाई डिड यू नॉट गेट इन टच विद दीज पीपल? राइट. वर्क एक्सपीरियंस को लेके जो लोग सोच रहे हैं कितना चाहिए, लाइक आई सेड 12 to 36 मंथ्स के बीच में अगर है तो उसका बेनिफिट मिलेगा. अगर 24 to 26 है तो और अच्छी बात है. राइट. रोल क्लैरिटी, डोमेन क्लैरिटी, आप खुद को कहाँ देखते हो, दीज आर सर्टन थिंग्स दैट क्लैरिटी इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू. नाउ टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आई कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट what should you do if you are a CAT 24 student who is joining a B school this year? किन किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो, या मेरी तरफ से क्या सजेशंस हैं जो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर सुनो. सबसे पहला, अवॉइड ज्वाइनिंग अ Tier 3 B स्कूल. आई वुड हाईली रिकमेंड दैट. अगर आप एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हो, डोंट ज्वाइन एनी बी स्कूल जो 80 परसेंटाइल से कम पे सिलेक्शन देता है आपको. अंडरस्टैंड कि जो आपको 80 परसेंटाइल से कम पे सिलेक्शन दे रहा है वो बाकियों को भी तो 80% से कम ही दे रहा होगा. ऐसा थोड़ी है कि बाकी 99 परसेंटाइलर आके बैठे हैं वहाँ पे. तो ऐसे बी स्कूल में जहाँ आप जा रहे हो, जहाँ पे कोई नेटवर्किंग, जो नेटवर्क बनेगा वो नेटवर्क बेकार है. एक्सपीरियंस आपको क्या ही मिलेगा यहाँ पे, और प्लेसमेंट की रियलिटी तो आप देख ही रहे हो. इसी पे इनफैक्ट मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, तो ये आर्टिकल ज़रूर पढ़िए. ये लिंक है इसका, मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा. बट दिस इज़ वन थिंग दैट आई एवरी ईयर आई वेरी स्ट्रांगली एडवाइज टू ऑल माई स्टूडेंट्स. सी, इसको समझो यार, कोई सेंस बनती है कि 20 लाख रुपए खर्च करके आप एमबीए करोगे, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 साल लगाओगे और बाद में 5-7 लाख रुपए की जॉब लेके निकलोगे. इससे अच्छा आप एक एंट्री लेवल जॉब ढूंढ लो किसी भी फील्ड में, या फिर आप कैट की दोबारा से तैयारी कर लो, आइदर विद जॉब और विदाउट जॉब. अगर आपके पास कोई अपना बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, स्टार्टअप आइडिया, यू कैन परहैप्स ट्राई दैट आउट कि चलिए थोड़ा ये करके देखते हैं कितना अच्छा लगता है. आई कैन टेल यू दैट आई हैव स्टूडेंट्स जिन्होंने एक IIM या फिर एक अच्छे बी स्कूल में एडमिशन मिल रहा था, दे रिजेक्टेड दैट इन फेवर ऑफ देयर बिजनेस एंड दे आर डूइंग ग्रेट. इनफैक्ट ये एक मेरा स्टूडेंट है, मैंने नाम हाइड कर दिया, बट इफ़ यू जस्ट रीड द मैसेज यू वुड सी कि इस बंदे ने SCHMRD, SIBM, IIM संबलपुर और IMI दिल्ली भी, यहाँ पे IMI दिल्ली नहीं लिखा,
बट इसने IMI दिल्ली भी छोड़ा था। इंस्टेड इसके पापा का एक छोटा सा बिजनेस था जो उसने ज्वाइन किया, एंड ही इज़ नाउ एक्सपैंडिंग इट एंड ही इज़ लविंग इट एंड ही इज़ किलिंग एट इट। तो आप भी ये कर सकते हो, ये भी है एक ऑप्शन जिसको आप ट्राई आउट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग अ टियर 3 बी स्कूल, अ फार बेटर ऑप्शन आई वुड से। ऑल्टरनेटिवली अगर आपके पास आप किसी और ऑल्टरनेटिव फील्ड में आपके पास कोई स्किल है जिसको आप बिल्ड करना चाहो, तो एब्सोल्युटली दैट कुड बी गिवन अ शॉट। ऐसा थोड़ी है कि भाई MBA ही कर सकते हैं। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, वेब डिज़ाइनिंग, आप कोडर हो, आप कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी करते हो, इवन इफ़ यू आर अ स्टैंड अप कॉमेडियन, मतलब कितने करोड़ों कमा रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, तो अगर और कोई स्किल आपके पास है जिसको आप बिल्ड कर सकते हो, एब्सोल्युटली दैट कुड बी वन ऑप्शन। My second suggestion is very closely look at the ROI, return on investment. In fact, I might as well say that this is the most important of all the suggestions that I'm going to give, क्योंकि ये थोड़ा मैं बोल सकता हूँ कि कुछ शायद हो सकता है मेरे रेडिकल सजेशन हो यहाँ पे। व्हाट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? बेसिकली आप ये देखो कि कितने लाख मैं खर्च रहा हूँ और यहाँ पे मेरी कितने की जॉब लगती है। एंड लुकिंग एट दैट, और ये एक्चुअल में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को लास्ट टू लास्ट ईयर भी सजेस्ट किया था, एंड दे कैनॉट दे कीप थैंकिंग मी फॉर इट। मैं अगेन देयर इज पॉसिटी ऑफ टाइम, अदरवाइज मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता कि कैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे कहने पे UBS चंडीगढ़ ज्वाइन किया था इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग अ बेबी IIM। तो लेट्स से IIM जम्मू कन्वर्ट हो गया था, IIM सिरमौर, IIM संबलपुर हो गया था, और UBS चंडीगढ़ हो गया था, एंड दे ज्वाइन UBS चंडीगढ़। फॉर दोज ऑफ यू डू नॉट नो, UBS चंडीगढ़ की फीस है 30,000 पर ईयर, ठीक है, जबकि बेबी IIM में 22-23 लाख तो लगा के चलो। नाउ अब इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी UBS ज्वाइन किया था और यहाँ पे अनप्लेस्ड हैं, ऐसा नहीं कि सबकी प्लेसमेंट लग गई, बट सोचो एटलीस्ट दे डोंट हैव अ लोन ऑफ 20-25 लाख स्टैंडिंग ऑन देयर हेड। मतलब आप खुद बताओ, अगर 2 साल के बाद आपकी जॉब नहीं भी लगी, वैसे तो भगवान करे लग जाए, बट अगर नहीं भी लगी, एटलीस्ट अगर आपके सर पे इतना बड़ा लोन नहीं खड़ा हुआ तो आपको लोन चुकाने की टेंशन नहीं है। यू कैन अफोर्ड टू स्टे अनएम्प्लॉयड फॉर अ फ्यू मंथ्स, यू कैन अफोर्ड टू वर्क एट अ लोअर पे, एटलीस्ट दैट्स अ पॉसिबिलिटी, राइट। सिमिलरली आई वुड से कि अगर लेट्स से आपको FMS कन्वर्ट हो गया है आपका, इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, इफ़ यू आर ब्रिलियंट इनफ, और आपका FMS के साथ साथ लेट्स से IIM बैंगलोर या IIM कैलकटा कन्वर्ट हो गया, IIM इंदौर कन्वर्ट हो गया, आई थिंक इट शुड बी अ नो ब्रेनर, यू शुड ज्वाइन FMS। अगर IIM अहमदाबाद कन्वर्ट हो जाए, आई वुड से दैट कैन बी एन एक्सेप्शन दैट यू कैन कंसिडर कि नहीं यार अहमदाबाद कन्वर्ट हो गया तो वही जाऊँगा, IES भी कन्वर्ट हो गया तो वही जाऊँगा, अदरवाइज यू कैन गो फॉर FMS। सिमिलरली अगर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको IB मिल रही है, सो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का IB इंटरनेशनल बिजनेस का कोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स का भी कोर्स होता है इनका MHRD, राइट। और लेट्स से आपका इसी के साथ साथ आपका एक न्यू IIM में भी सिलेक्शन हो गया, लेट्स से IIM रांची में सिलेक्शन हो गया आपका, या IIM रायपुर में सिलेक्शन हो गया, और आपको पता है कि आपको HR में MBA करनी है, आई वुड से चूज दिस दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चूज IB इंस्टेड ऑफ लेट्स से IIM रायपुर और IIM उदयपुर। ओके, सो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर आपके पास 2 ऐसे ऑप्शन है जो दोनों कंपेरेबल हैं बट एक की फ़ीस सब्सटैंशियली कम है, गो फॉर द बी स्कूल जिसकी फ़ीस सब्सटैंशियली कम है। आई वुड इवन से कि अगर आपका SRCC का GBO कोर्स कन्वर्ट हो गया और IMI कोलकाता कन्वर्ट हो गया, गो फॉर SRCC GBO ओवर IMI कोलकाता, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन एडवाइजिंग स्टूडेंट्स फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। आई होप आप लोगों को पता होगा कि IITs की फ़ीस भी काफ़ी कम होती है, रिलेटिवली देखेंगे तो IITs बैच साइज़ कम, फीस भी कम। सो अगर आपका लेट्स से IIT रुड़की कन्वर्ट हो गया और आपका लेट्स से नारसी मुंजी बैंगलोर कन्वर्ट हो गया, आई वुड से गो फॉर IIT रुड़की इंस्टेड, राइट। कौन कौन से बी स्कूल्स हैं जिनकी फ़ीस काफ़ी कम होती है? मैं वैसे तो आइडियली मुझे इस पर पूरी वीडियो बनानी चाहिए कि कौन कौन से बी स्कूल्स हैं जिनका ROI ज़बरदस्त है, एंड आई माइट एज वेल डू दैट, बट यू नो कुछ कुछ मैंने यहाँ पे नाम दे दिए। फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कुछ कोर्सेज़ हैं आपके, DB अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स समझना चाहते हैं, DFS अगर फाइनेंशियल स्टडीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, सो यू कैन चूज़ दीज कोर्सेज। एक इनफैक्ट मेरा स्टूडेंट है जिसका GIM और IMI दिल्ली दोनों कन्वर्ट हो गया था, मैंने उसको GIM सजेस्ट किया क्योंकि उसको वहाँ पे 10 लाख की स्कॉलरशिप मिल रही है। तो अगर आपको भी इस तरीके से कहीं पे एक हैवी स्कॉलरशिप मिल रही है जो आपको लगता है कि यार ये बी स्कूल थोड़ा सा उस ऊपर वाले बी स्कूल से कम है, स्टिल डू कंसिडर द अदर बी स्कूल सिंपली बिकॉज कि आपको काफ़ी कम लोन चुकाना पड़ेगा। बीइंग डेट फ्री इन टुडेज मार्केट, इन टुडेज वर्ल्ड इन इट सेल्फ
is a great blessing, it's a boon in itself, right? To not have a mountain of loan. Again, I am all for education loan. मैं ये नहीं बोल रहा कि एजुकेशन लोन नहीं लेना चाहिए, डिपेंड करता है कि आप किस बी स्कूल के लिए ले रहे हो. तो अगर आप आई एम अहमदाबाद के लिए 30 लाख का लोन ले रहे हो, परफेक्टली जस्टिफाइड. अगर आप ISB हैदराबाद के लिए 40 लाख का लोन ले रहे हो, एकदम समझ में आता है. दीज बी स्कूल्स डिजर्व द फीस दैट दे चार्ज. हाउएवर द सेम इज नॉट ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ बी स्कूल्स जो फीस तो अभी भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बट what they need to realize is that what they are offering is not what they are charging for it. So I hope they wake up and smell the coffee soon. Let's see if that happens. So FMS, JBIMS, अगर आप JBIMS अगर आप महाराष्ट्र से हो, so let's say अगर आपको MDI गुड़गांव और JBIMS मिल रहा है, तो I would say go for JBIMS. Although MDI might be ranked higher by a few people, but go for that. Similarly, go for JBIMS. Similarly, अगर आपको TIS मुंबई मिल रहा है, HR में MBA आप करना चाहते हो और आपको IIM इंदौर मिल रहा है, IIM शिलोंग मिल रहा है, I would say go for TIS मुंबई. Okay. मुंबई से मेरे को याद आया कि जो आपका IIM मुंबई है ना, इसको थोड़ी ज़्यादा इज्जत देना शुरू कर दो आप. अभी जब आप बात करते हो IIM ABCLIKS, आई वुड से इंस्टेड IIM ABCMLIKS बोलना शुरू कर दो, बिकॉज मुंबई इज़ एक्चुअली नाउ इन दैट लीग. ठीक है, इस पे मैं और डिटेल्स के साथ बनाऊंगा. आई डू हैव स्टूडेंट्स एट IIM मुंबई, सो इसलिए मैं ये बोल पा रहा हूँ. ऑल राइट, ओके. महाराष्ट्र से एक और मुझे एक याद आ गया, पुम्बा. आप में से जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं, पुम्बा की भी ROI बहुत ज़बरदस्त है. इनफैक्ट कुछ और भी ऐसे बी स्कूल्स हैं जिनके बारे में अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि एक अलग से वीडियो इस पर बनानी चाहिए. आप में से किसी ने नाम सुना है अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? पढ़ना इसके बारे में, दिल्ली में है ये. आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अगर आप फाइनेंस में MBA करना चाहते हैं, इसकी फ़ीस कितनी है? 11-12 लाख रुपए फ़ीस है. प्लेसमेंट कितने की हो जाती है? ईजिली 7-8 लाख की प्लेसमेंट लग जाती है यहाँ पे. तो सोचो 11 लाख की फीस और 7-8 लाख की प्लेसमेंट. इसी तरीके से अ लॉट ऑफ यू मे नॉट नो, देयर आर सम MBA, जैसे एक फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की MBA होती है. अब ये NFSU करके एक गुजरात में इसका एक इनफैक्ट टेस्ट भी होता है, एक एग्ज़ाम होता है अलग से. दिस इज़ अगेन एन MBA which has amazing ROI, बट लार्जली इसके बारे में लोगों को नहीं पता. सो लुक आउट फॉर ग्रेट ROIs. अरे वाह, मैं भूल ही गया था. तो ये जूम करके देखना तो आपको पता लगेगा. ये मेरा एक स्टूडेंट है, सो ही इज़ एट दिस अरुण जेटली इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो ये बता रहा है यहाँ पे कि फ़ीस 11 लाख की फ़ीस है, 2 साल का कोर्स होता है, 6 से 8 लाख की प्लेसमेंट. और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कौन से लेते हैं? CAT और CUET PG लेते हैं. फिर पर्सनल इंटरव्यू भी होता है. इसी तरीके से ये मेरा स्टूडेंट है जो MBA कर रहा है इन ये NFAT. दिस इज़ दी एग्ज़ाम जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. सो NFAT वो वाला एग्ज़ाम है जो लिया जाता है फॉर MBA इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन. इसके बारे में और अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा. सो दिस वाज माय सेकंड सजेशन कि जो भी आप बी स्कूल ज्वाइन करो, लुक केयरफुली फॉर व्हाट दे ऑफर इन टर्म्स ऑफ ROI. माय थर्ड सजेशन इज़ कंसिडर एग्जीक्यूटिव MBA. ये अपने आप में यार बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर लेट्स से यू आर समवन हु ऑलरेडी हैज़ 2 years ऑफ वर्क एक्स, इट मेक्स नो सेंस फॉर यू टू सेटल फॉर अ लेसर बी स्कूल, simply because you are pretty close to the threshold of executive MBA at least at some B schools. अब मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादातर B schools 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं बिफोर दे डिक्लेयर यू एलिजिबल फॉर देयर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम. बट देर आर बी स्कूल्स जो 4 year पे भी एलिजिबल मान लेते हैं स्टूडेंट को एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए. इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपका MDI गुड़गांव है. सो आई हैव स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जीक्यूटिव MBA की MDI गुड़गांव से 4 year के वर्क एक्सपीरियंस पे, एंड दे आर डूइंग ग्रेट. आप में से कुछ लोगों को ये भी गलत फहमी है कि एग्जीक्यूटिव MBA करने से वो वाले रोल्स नहीं मिलते जो PGDM से मिलते हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव MBA की वो ROI नहीं होती, उतना प्लेसमेंट पैकेज नहीं लगता. ऐसा बिल्कुल नहीं है यार. एग्जीक्यूटिव MBA के जो प्लेसमेंट पैकेज है फॉर अ गिवन बी स्कूल is comparable to the PGDM program of that B school. For example, अगर आप IIM लखनऊ का जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है और PGDM प्रोग्राम है, इन दोनों का प्लेसमेंट फिगर कंपेयर करके देखो, इन दोनों में रोल्स कंपेयर करके देखो, तो यू विल फाइंड दैट एग्जीक्यूटिव MBA इज एज गुड, ऑलमोस्ट एज गुड. आई वोंट से एग्जैक्टली एज गुड, बट ऑलमोस्ट एज गुड एज PGDM. और इसमें तो आपका 1 साल भी बच रहा है. 2 साल की जगह 1 साल में आपकी MBA हो जाएगी. तो 4 साल से आप एलिजिबल होने शुरू हो जाते हो. कुछ बहुत कम ऐसे हैं जो 3 साल के वर्क एक्स को एलिजिबल मानते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए, कुछ हैं जो मानते हैं, ठीक है. बट 4 साल वाले
भी हैं, आपका एमडीआई गुड़गांव है, 5 साल से तो सबके लिए एलिजिबल हो गए। तो अगर आपका 2 साल से ऊपर का वर्क एक्सेल से 2.5 साल का, 3 साल का, तो इंस्टेड ऑफ सेटलिंग फॉर अ लेसर बी स्कूल, यार आप 2 साल और काम कर लो, 5 साल का वर्क एक्स हो जाएगा। तो एनी वे फिर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए कर लेना और अच्छे बी स्कूल से करना। तो सिंपल सी बात है यार, एमबीए एक बार करनी है, करो तो ढंग की जगह से करो, वरना मत करो, वरना अपना पैसा और अपना एफर्ट वेस्ट मत करो। एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब आप एग्जीक्यूटिव एमबीए करते हो ना, आपके सिलेक्शन के चांसेस अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो डेटा पूल, जो जो एप्लीकेंट्स का पूल है, वही बहुत छोटा होता है। सोचो कैट कितने लोग देते हैं, 3 लाख से ऊपर लोग कैट दे रहे हैं। अब अगर कोई बी स्कूल बोलता है कि आप मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अप्लाई तभी कर सकते हो जब कम से कम 5 साल का या 4 साल का वर्क एक्स है, इन 3 लाख में से कितने लोग हैं जिनके पास 4 साल 5 साल का वर्क एक्स होगा? तो सोच के देखो, 90% जनता तो रेस से ही बाहर हो गई, 90% लोग तो सीधा कंपटीशन से ही बाहर हो गए, विच इज़ गुड फॉर यू, राइट? ओके, माई फोर्थ सजेशन इज माइंड द बैच साइज। इस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो आई वोंट टॉक मच अबाउट इट। बस ये बात ध्यान रखना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैच साइज ऑलरेडी बड़ा था और बढ़ता जा रहा है। अगर बैच साइज छोटा था, प्लेसमेंट ठीक है, बैच साइज बढ़ रहा है, फाइन। अगर बैच साइज बड़ा है, प्लेसमेंट हो रही है अभी, बट बैच साइज और बढ़ रहा है, दैट्स अ कंसर्न। अगर बैच साइज बड़ा है, ऑलरेडी प्लेसमेंट बहुत नहीं हो रही और बैच साइज और बढ़ रहा है, दैट्स अ ह्यूज 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 रेड फ्लैग। तो प्लीज़ बी कॉशियस ऑफ ज्वाइनिंग एनी सच बी स्कूल जिसका बैच साइज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रिपेयर योर सीवी वेल। अगेन ऑलरेडी हमने बात कर ली इस पे कि सीवी में कीवर्ड्स इंक्लूड करिए, अपनी अचीवमेंट्स को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी स्किल्स को अच्छे से हाईलाइट करिए सो दैट यू मेक द कट। यूटिलाइज द प्री एमबीए टाइम वेल। आपको आपके सिलेक्शन और आपके बी स्कूल ज्वाइनिंग के बीच में करीब करीब 2 महीने आपको मिल जाते हैं। इस 2 महीने को खाने खेलने में मत वेस्ट करिए। इन 2 महीनों में अपने अंदर स्किल्स डेवलप करिए। अगेन आइडियली इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनानी चाहिए कि कैसे आप पावर पॉइंट में एक्सेल करना है आपको। यू विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ पीपीटीज इन योर बी स्कूल। एक्सेल सीखना चाहिए आपको, और ये तो एकदम बेसिक चीज़ें हैं। आपको एआई पे थोड़ी प्रोफिशिएंसी बिल्ड करनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आप कौन सी स्पेशलाइजेशन लेने वाले हैं, तो उस स्पेशलाइजेशन को लेके आपको कुछ कोर्सेज करने चाहिए, इंटर्नशिप परस्यू करनी चाहिए। सो मेक श्योर यू यूटिलाइज दिस प्री एमबीए टाइम टू बिल्ड अ प्रोफाइल, टू डू थिंग्स दैट यू कैन पुट ऑन योर रिज्यूमे एंड देयरफॉर एनहेंस योर चांसेस ऑफ गेटिंग SIP, जो कि आजकल अपने आप में एक चैलेंज बन गई है। अब देर आर मल्टीपल प्लेयर्स इन द मार्केट जो ये कराते हैं। इनफैक्ट शाउट आउट टू प्रेप बी। मेरे कुछ एक्स स्टूडेंट्स हैं जो प्रेप बी नाम से एक कंपनी चलाते हैं, जो इनकमिंग बी स्कूल एस्पिरेंट्स को ट्रेन करते हैं उन सारी चीज़ों के लिए जिसकी ज़रूरत उनको बी स्कूल में पड़ती है। अगर आप ये वीडियो 2026 में देख रहे हो, तो चांसेस आर कि हम आरंभ अकेडमी पे अपना कुछ ऐसा शुरू करेंगे, और अगेन टॉप बी स्कूल्स के स्टूडेंट्स और टॉप प्रोफेशनल्स के साथ शुरू करेंगे। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हम करते नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आप देखोगे कि देर इज़ अ वेरी ऑब्वियस डिफरेंस इन द साइज ऑफ द फॉन्ट साइज। वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन यार। यू हैव सफिशिएंट, यू हैव नो एक्सक्यूजेज हियर। आपके पास 2 साल का टाइम होता है सिलेक्शन से लेके, 1.5-2 ना सही तो कम से कम 1.5 साल का टाइम होता है आपके पास, करीब 1.5 से 2 के बीच का टाइम होता है। वाई नॉट यूटिलाइज दैट टाइम इन बिल्डिंग कम्युनिकेशन? क्या बहुत मुश्किल है क्या यार? क्या इंट्रोवर्ट हो, लोगों से बात करना पसंद नहीं है? इस आदत को बदलो। अंडरस्टैंड दैट क्लोज माउथ्स डू नॉट गेट फेड। तो यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स दिस। अगर आप MBA में जा रहे हो, अगर आप मैनेजमेंट में जा रहे हो और नेटवर्किंग नहीं कर पाओगे आप, तो कैसे चलेगा? बात करो, अगर इंग्लिश की दिक्कत है बात करो अंग्रेजी में यार। फाइंड पीपल जो आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहेंगे। आपके बी स्कूल में ही आपको मिल जाएंगे जिनकी जो अपनी अंग्रेजी, अपनी कॉन्वर्जेशन स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहेंगे। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्पीक इन इंग्लिश, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स ही हैं, और यहाँ पे क्या होता है, आप एक दूसरे से इंग्लिश में बात कर सकते हो ऑन टेलीग्राम कॉल। बस एक ही रूल है कि इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। आपको अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, नंबर तो वैसे भी टेलीग्राम में आपके ऊपर आपने शो किया कि नहीं किया। सो विदाउट रिवीलिंग योर नेम, विदाउट रिवीलिंग हु यू आर, विदाउट रिवीलिंग व्हाट यू डू, वेयर यू लिव, विदाउट रिवीलिंग योर कॉन्टैक्ट नंबर, आप बस एक अननोन बंदे से इंग्लिश में बात कर सकते हो। आपको जज होने का डर नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है ना कि सामने वाला भारी जज करेगा, बट ना आप सामने वाले को जानते हो ना वो आपको जानता है। टूटी फूटी इंग्लिश में बोलो, बट इंग्लिश में बात करो। तो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। एंड फाइनली ट्राई फॉर PPO क्या होता है? प्री प्लेसमेंट ऑफर। जैसे आप कहीं पे, लेट्स से आपने इंटर्नशिप के लिए कहीं पे ज्वाइन किया, अब वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करो। जब आपकी इंटर्नशिप खत्म होने वाली हो, सीनियर मैनेजमेंट से डिप्लोमेटिकली बात करो, PPO की बात छेड़ो। अगर वो 12 लाख से कम का PPO देते हैं, एज्यूमिंग दैट यू आर एट अ गुड बी स्कूल, तो ठीक है, यू कैन रिजेक्ट इट। बट अगर 12 लाख से ऊपर है, यू कैन थिंक अबाउट इट। दैट्स अ ग्रेट वे टू कन्वर्ट अ PPO
इज द बिगेस्ट एश्योरेंस दैट कैन गिव यू कि अब मेरे को कोई चिंता नहीं है, अब तो भाई मैं एकदम सेफ हूँ, एकदम सिक्योर हूँ. सो वर्क टूवर्ड्स दैट. दैट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड ट्राई टू कन्वर्ट. फाइनली इन द लास्ट लेग ऑफ दिस वीडियो, अगर आप कैट 25 स्टूडेंट हो तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, आप क्या करें. कुछ तो ये बोल रहे होंगे कि भाई मैं क्या करूं, मर जाऊं, मैं कैट की प्रिपरेशन करूं कि ना करूं, मतलब मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूं क्या इस जॉब मार्केट में, डज इट इवन मेक सेंस टू गो फॉर MBA. तो देखो, मैं आपको एक बैलेंस्ड आंसर देने की कोशिश करूंगा. अगर तो आपके पास कोई क्लियर ऑल्टरनेटिव है तो एब्सोल्युटली गो विद इट. अगर आपके पास कोई भी ऑल्टरनेटिव करियर है माइंड में कि हाँ यार मैं ये करना चाहता हूँ, दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू, MBA में तो मैं इसलिए आ गया कि बाकी सब कर रहे थे, एब्सोल्युटली फाइन. द ऐसा नहीं है कि द ओनली वे टू बी सक्सेसफुल इज़ बाय परसुइंग MBA. आप अपने आसपास देखो, और कुछ नहीं, कैट कोचिंग में आप देखो कौन कौन से बड़े प्लेयर्स हैं, कौन कौन से नाम आपने कैट कोचिंग में सुने हुए हैं कि ये हमने सुना है कि यार ये बंदा चलाता है, बहुत बढ़िया चलाता है. उनमें से कोई भी MBA नहीं है. मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी, बट आप अपने मन में सोचो कौन कौन से नाम आपके मन में आते हैं, कौन बंदा आपके मन में आता है, उस बंदे ने MBA नहीं कर रखी. तो ऐसा तो नहीं है ना कि MBA करके ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो या कुछ अच्छा बिजनेस कर सकते हो. हाउएवर एट द सेम टाइम आई वुड से कि यार अगर आपके पास कोई क्लियर प्लान नहीं है, एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू वुड बी इन दैट बास्केट, इन दैट कैटेगरी कि हाँ यार ऐसा नहीं है कि मेरे को क्लियर है कि AI मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, या कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मतलब आई डोंट हैव अ क्लियर पाथ इन माई लाइफ, और आई डोंट हैव अ वेरी ऑब्वियस सेट ऑफ स्किल्स जो मुझे बताएं कि यार मैं ये इसमें बहुत अच्छा एक्सेल कर सकता हूँ. क्योंकि आज की डेट में एक्सेल करना इज़ द ओनली वे. मीडियोक्रिटी हैज़ नो प्लेस. आप सोच के देखो, वुड यू बी वॉचिंग दिस वीडियो इफ़ इट वर मीडियोकर. जो आप हमारा फ्री कंटेंट भी कंज्यूम करते हो, ऑल्दो वो फ्री कंटेंट है, आप वो कंज्यूम करोगे अगर वो जस्ट ठीक ठाक होगा. आज की डेट में कोई इंसान फ्री में भी कोई चीज़ मिलती है ना तो भी उसको होता है कि नहीं बढ़िया होनी चाहिए, मैं क्यों वरना फ्री में क्यों कंज्यूम करूं. द ओनली जॉब सिक्योरिटी दैट यू कैन हैव इन टुडेज टाइम इज एक्सेलेंस. तो आपको करना वही है जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो, वरना तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. तो अगर आपके पास कुछ है ऐसा जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो, गो फॉर इट. इफ नॉट, देन MBA might still be a good option for you. It might still be a safe bet for you. It might still be an opportunity that can take you places. Yes. So that's it. कि अगर आप चाहते हो, अगर आपके कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है, तो करो यार, अभी अच्छा टाइम है प्रिपरेशन करने का. एक और चीज़ जो ये मैं इस डायग्राम, इस पिक्चर के थ्रू आपको बताना चाहता था, जब भी मार्केट में डाउन टर्न होता है जैसे अभी है, what is the best alternative, what is the best option during that time? To invest in yourself, to learn. This is what people did back in 2008 जब ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ था. तो ऑफ कोर्स जॉब्स नहीं है, जिनकी जॉब्स है उनकी भी जॉब छूट रही है. उस केस में द बेस्ट चीज़ क्या करने की थी, एक्सपर्ट्स ने क्या बोला कि जाओ पढ़ाई करो, MTech करो, MBA करो, कुछ भी करो, डेवलप स्किल्स इन यू, एनहेंस योर स्किल सेट, ग्रो द नंबर ऑफ, इंक्रीज द नंबर ऑफ स्किल्स यू हैव, मेक योर सेल्फ मोर जॉब रेडी. क्योंकि मार्केट हमेशा तो डाउन नहीं रह सकती ना. ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10 साल बाद भी हम यहीं पे, हाँ ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर गई और फिर नीचे आ गई, बट हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा. तो प्रिपेयर योर सेल्फ, आपके पास अभी टाइम है. चांसेस आर कि 2 साल बाद चीज़ें काफ़ी बेटर होंगी, काफ़ी इंप्रूव होंगी. नाउ इन केस यू डिसाइड टू अपीयर फॉर कैट 2025, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. आई नो काफ़ी लंबी हो गई वीडियो. अगेन ऐसा नहीं है कि बकवास करके वीडियो की लेंथ बढ़ानी है, घंटे पूरे करने हैं. कोशिश यही कर रहा हूँ कि उतना दूँ जो काम का है, उतना दूँ जो रेलिवेंट है. अगर आप कैट 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, माई फर्स्ट एंड माई मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन वुड बी मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट इन अ वर्दी कोचिंग. अब आप में से कोई बोलेगा ए आ गया औकात पे, घूम फिर के उसी पे आ गया ना, वही वाला दंत मंजन बेच रहा है कि कोचिंग ले लो, कोचिंग ले लो. तू तो बोलेगा ही कोचिंग ले लो, तेरी तो दुकान ही उससे चलती है, तेरा तो घर उससे चलता है. सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि मेरा घर उससे चलता है, मेरी दुकान उससे चलती है. बट अगर आप इसको एक सेकंड के लिए साइड रख के देखो, आप मुझे बताओ कि आप कोचिंग क्यों नहीं लोगे. वॉट आर द रीजन्स फॉर यू टू नॉट इन्वेस्ट इन अ कोचिंग. कितने की कोचिंग आती है, 10-20 हज़ार रुपये की, 10 से 20 हज़ार की कोचिंग मिल जाती है कैट कोचिंग. अगर आप एक ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसके फॉर्म्स में आप 50,000 से 1 लाख खर्च करने वाले हो, इन केस आपको नहीं पता तो जस्ट नो दैट 50,000 से 1 लाख रुपए आप सिर्फ अलग अलग 20 स्कूल्स के फॉर्म और एग्जाम्स फिल करने में लगाओगे. उसके बाद आप 20 से 30 लाख रुपए लगाओगे MBA करने में. ठीक, इस पे फर्दर आप ऐड कर लो 10 से 20 लाख रुपए की, तो कम से कम आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी. ये भी मैं लोअर साइड ले रहा हूँ, मतलब इतना तो आप अलग से कमा लेते अगर 2 साल MBA नहीं करते.
सोचो, ये सारा आप खर्चा करने वाले हो और आप क्या बचा रहे हो, आप 10 से 20 हज़ार, 15 से 20 हज़ार बचा रहे हो, जो कि एक अच्छी कोचिंग में इन्वेस्ट करके आप एक थोड़े से बेटर बी स्कूल में जा सकते हो। सोचो, अगर कोई कोचिंग लेने से आपकी परसेंटाइल 5-7 भी बढ़ जाती है, लेट्स से आपकी 80 परसेंटाइल आनी थी, 80 से 90 आ गई, दैट कैन क्रिएट अ डिफरेंस ऑफ at least 5 to 10 lakh in 5 to 7 lakh in the package that you get. That will also generate a difference इन इनटेंजिबल टर्म्स, जैसे कि एक्सपीरियंस और नेटवर्क की बात करें। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, सोच के देखो, हर साल ये कंपाउंड होगा। जिसने शुरुआत 10 से करी, वो उसका 10 उसका बेस बन गया, वो 10 के ऊपर ग्रो करेगा। वॉट आर वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट आर्ग्यूमेंट्स दैट आई हियर अगेंस्ट ज्वाइनिंग अ कोचिंग? मैं आपको बताता हूँ। एक, कुछ लोग बोलते हैं कि आई एम सेल्फ प्रिपेयरिंग। नाउ लेट मी टेल यू, सेल्फ प्रिपरेशन इज़ अ मिथ। जो लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं ना, या तो अगर आप बोलोगे आए सर मैं तो वो 0.1% जीनियस वाले स्टूडेंट्स में आता हूँ। जैसे मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था अर्लियर दिस ईयर में, एक स्टूडेंट था जो मेरी फ्री क्लासेस अटेंड करता था और उसने IIM अहमदाबाद क्रैक किया। शिवम शर्मा नाम है उसका, कश्मीर से है वो। अब या तो आप भी उस लेवल के 0.1% वाले जीनियस हो कि भाई मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT निकाल लिया था, या मैं तो हूँ बॉर्न कलाकार हूँ, तो ठीक है, इट इज़ स्टिल पॉसिबल। बट फॉर 99.9% ऑफ यू, यू आर ओनली फूलिंग योर सेल्फ। ये सेल्फ प्रिपरेशन कुछ नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं यूट्यूब देख लूँगा, फ्री वीडियोज़ देख लूँगा और मैं मटीरियल सॉल्व कर लूँगा, टेस्ट सीरीज़ दे के मेरी अच्छी परसेंटाइल आएगी, यू आर ओनली फूलिंग योर सेल्फ। आई सिंपथाइज विद यू ऑनेस्टली। दूसरा, कुछ मुझे सुनने में आता है कि भाई आई नो समवन जिसकी 99 परसेंटाइल आई थी विदाउट कोचिंग। डिड यू सी देयर स्कोर कार्ड एंड आर यू श्योर कि उन्होंने कहीं से कोचिंग नहीं ली थी? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर साल अलग अलग व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के ना बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं कि मेरी इस साल इतनी परसेंटाइल आई, मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली थी। आप इनसे एक बार बोलो कि भैया अपना प्लीज़ स्कोर कार्ड शेयर कर दो एक बार, इनमें से 10 में से 8 लोग तो वहीं गायब हो जाएंगे। मुझे एक बहुत विविड केस ध्यान आता है। संयम जैन नाम का एक बंदा था, व्हाट्सएप पे था, तो कैट 23 का रिजल्ट आया, वो बंदा नाचने लगा कि मेरी इतनी आ गई, मेरी इतनी आ गई, मेरी इतनी आ गई, चिल्लाने लग गया कि मेरा इतना स्कोर आया। और सब लोग उसको अटेंशन भी दे रहे हैं, भैया कैसे किया, भैया कहाँ से कोचिंग की। कोचिंग क्या होती है, कैट के लिए कोई कोचिंग थोड़ी चाहिए होती है, मैं तो खुद ही पढ़ता था, हाँ हाँ। एंड आई कुड ऑब्जर्व, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 ईयर्स। वो जब भी मिनट में बोलता है ना दारा सिंह, अरे बच्चों हमारी उम्र में समय नहीं लगता, हम एक नज़र में बता देते हैं। आई कुड कैच हिज ब्लफ इन अ जिफी। तो पता लग गया कि ये फर्जी बंदा है। मैंने उसको बहुत आराम से बोला कि भाई बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लीज़ अपना स्कोर कार्ड शेयर कर दे ताकि बाकी लोग मोटिवेट हो सके। जैसे ही मैंने बोला, वो बंदा चुप, वो बंदा गायब। अच्छा, 3 दिन बाद दोबारा आया, फिर वो कुछ बोलने के लिए, मैंने दोबारा बोला, मैंने कहा तूने स्कोर कार्ड नहीं शेयर किया यार। मैं उसके पीछे पड़ गया कि भाई उसको मैं बोलता गया स्कोर कार्ड कर दे, प्लीज़ कर दे। इवेंचुअली उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैंने ग्रुप में बोला कि 50,000 रुपये तेरे को अभी भेजूंगा तेरे अकाउंट में, स्कोर कार्ड दिखा दे। फिर वो बोलने लगा नहीं हमको कैसे पता कि आप 50,000 रुपये भेजोगे। मैंने कहा इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरा एक नाम है इंडस्ट्री में, सब मुझे जानते हैं, सबके सामने बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले। तू अगर बोले तो किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में भिजवा देता हूँ कि ये ले 50,000 रुपये लिखवा दिए, मैंने रखवा दिए, तू बस स्कोर कार्ड शेयर कर दिए। फिर बोलता है कि किसको चाहिए तेरे 50,000, जा रख ले अपने 50,000, मुझे पैसे की कमी थोड़ी है। मतलब ही वॉज हेलबेंट कि मैं शेयर नहीं करूँगा, और उसने कभी नहीं किया। मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो आपको बताते हैं ना कि मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली और मेरी इतनी परसेंटाइल आ गई, उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे ही मतलब बूंगी मार रहे हैं, उसकी कोई परसेंटाइल नहीं आई। दे आर लुकिंग फॉर दैट चीप थ्रिल, मोमेंटरी फेम ढूंढ रहे हैं। और कुछ की अगर आई भी है और वो बोल रहे हैं कोचिंग नहीं ली, चांसेस आर कि वो अगेन दे जस्ट वांट टू प्रूव हाउ बिग अ जीनियस दे आर, कि हमने तो बिना किसी कोचिंग के हमारी इतनी परसेंटाइल आ गई। अब क्या है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एनी कोचिंग इज़ बेटर देन नो कोचिंग। आई वुड लार्जली अग्री विद दिस। मतलब 9 आउट ऑफ 10 केसेस में आई वुड अग्री कि हाँ, कोई कोचिंग न लेने से तो बेटर है कि कोई भी कोचिंग ले लो। ऑल्दो ऑब्वियसली एक अच्छी कोचिंग चूज़ करके लेना। अच्छी कोचिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो एजुकेटर्स पढ़ाते हैं आपको उनके पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है। सी एक्टिंग शाहरुख खान भी अच्छी करता है, आमिर खान भी अच्छी करता है। एक ये वाली बात होती है मुझे किसका स्टाइल पसंद आता है, मुझे किसके पढ़ाने का तरीका ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ऑल टीचर्स आर इक्वली गुड। भाई कहीं भी ज्वाइन कर लो, टीचर तो सारे ही अच्छे होते हैं। दिस इज परहैप्स द डमेस्ट ऑफ ऑल द आर्ग्यूमेंट्स आई हियर। कैन यू टेल मी वन अदर फील्ड, वन अदर करियर जिसके सारे प्रोफेशनल्स इक्वली अच्छे होते हैं? क्या आप बोल सकते हो ऑल सिंगर्स आर इक्वली गुड, ऑल क्रिकेटर्स आर इक्वली गुड, ऑल डांसर्स आर इक्वली गुड? कैन यू नेम एनी प्रोफेशन जिसके सारे के सारे लोग इक्वली अच्छे होते हैं? डू यू थिंक टीचिंग इज़ एन एक्सेप्शन? आपके स्कूल के जो जितने टीचर्स थे वर ऑल ऑफ देम इक्वली गुड? नहीं ना यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये इम्पॉसिबिलिटी है जो पता नहीं क्यों अगले आते हैं। इवेंचुअली तो जो करना होता है आपको ही करना होता है। एब्सोल्युटली ट्रू, इवेंचुअली तो जो करना है आपको ही करना है। कोचिंग तो आपको सिर्फ गाइड करेगा, बट वो गाइडेंस भी तो इंपॉर्टेंट है ना यार। अगर
अगर आप इस तरीके से देखो कि जो भी करना है वो आपको ही करना है, तो ये तो हर चीज़ के लिए ट्रू है, स्विमिंग के लिए भी ट्रू है। वाई वुड यू हायर स्विमिंग कोच और लर्न प्रोफेशनली लर्न स्विमिंग और डांसिंग और स्केटिंग? इवेंचुअली तो खुद ही स्केटिंग करनी है, खुद ही डांसिंग करनी है, खुद ही सिंगिंग करनी है। भाई हम किसी बंदे को हायर इसलिए करते हैं, पे इसलिए करते हैं क्योंकि वो गाइड कर पाएगा, वो सही दिशा में मेरे एफर्ट्स को चैनलाइज करना पड़ेगा, मुझे हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़ेगा। मैं अनऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स या डायरेक्शनलेस प्रिपरेशन करके जो चीज़ 1 साल या 1.5 साल में अचीव करूंगा, सही डायरेक्शन सही गाइडेंस के साथ मैं 6-7 महीने में कवर कर सकता हूँ। वो इसलिए चाहिए होता है। इवेंचुअली तो ऑब्वियसली आपको खुद ही करना है, कोई और थोड़ी आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करेगा या आरसी पड़ेगा आपका। कोचिंग का सिर्फ 20% रोल होता है, अग्रीड, कोचिंग का 20% रोल होता है, 80% आपका है। बट क्या आप ये 20% को कैपिटलाइज नहीं करना चाहते? क्या आप ये 20 छोड़ देना चाहते हो? इमेजिन, चलो मैं मान लेता हूँ कि 80% रोल स्टूडेंट का होता है, 20% कोचिंग का होता है। इमेजिन करो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, जो अपना 80 का ये पूरा 80 कर रहा है, 100% दे रहा है, बट उसने कोचिंग नहीं ली। एक दूसरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट बी, जिसने अपना 75 दिया और उसने कोचिंग ले रखी है जहाँ से उसको 15 मिल गया। अब बताओ, ये वाला तो 80 पे अटक गया, ये वाला 90 पे पहुँच गया। तो जस्ट बिकॉज कोचिंग का 20% रोल होता है, डू यू थिंक दैट इज डिस्पेंसेबल? उसका फ़ायदा नहीं है। तो इन फैलिसीज़ में मत पड़िए। सारी बात घुमा के अगर आप ये बोलते हो कि सर देखो बात ये है कि आप अपनी कोचिंग बेच रहे हो, आप आरंभ अकेडमी की सब्सक्रिप्शन बेचना चाह रहे हो, मत ज्वाइन करो आरंभ। कसम खा लो कि आरंभ अकेडमी तो ज्वाइन नहीं करेंगे, कोई और कोचिंग ज्वाइन कर लो, जो आपको लगे अच्छी कोचिंग है वो ज्वाइन कर लो। डू ज्वाइन सम कोचिंग। द पॉइंट इज डोंट बी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश क्या होता है? डिक्शनरी पे देखना मीनिंग। माई सेकेंड सजेशन इज बी एब्सोल्युटली कमिटेड टू योर प्रिपरेशन। Understand yaar that you cannot afford to give anything less than your 100%. If you want to so much be in the race for a top B school, इवेंचुअली सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लक पे भी करता है। बट इफ़ यू इवन वांट टू बी इन द रेस फॉर अ टॉप बी स्कूल, मेक श्योर दैट यू गिव नथिंग लेस देन योर 100%, नथिंग लेस देन your absolute determination and focus for it. Know that half-hearted efforts won't lead you anywhere. Sporadic bursts of preparation won't take you to a great percentile. ये जो होता है ना कि भाई हमने एक हफ्ता बहुत मेहनत की फिर एक हफ्ता ढीला पड़ गया, वो नहीं होगा भाई। You have to be dedicated, you'll have to be consistent, because you are competing against the best and the competition in India is cutthroat. यार इंडिया में रहते हो आप, एक पियोन की जॉब निकलती है तो उसमें 5 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं। डू यू थिंक समथिंग कैन बी अमेजिंग एंड बी वेरी ईजी टू गेट? नहीं। इफ समथिंग इज अमेजिंग इट विल बी हार्ड टू गेट। इफ इट इज़ नॉट हार्ड टू गेट, इट इज़ नॉट अमेजिंग। सिंपल है। बी क्लियर अबाउट व्हाट, कि जाना है तो अच्छे बी स्कूल जाना है वरना नहीं जाना। और आपकी ये जो डिटर्मिनेशन है, दिस शुड रिफ्लेक्ट इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर चॉइसेस। सो आई वुड से डोंट इवन अप्लाई टू बी स्कूल जो 80 परसेंटाइल से कम लेते हैं। सो लेस देन 80 परसेंटाइल shouldn't even fill their form. Don't even fill the form of exams like MAT, exams like CMAT, exams like IPU CET, जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है ना। मैं अरे यार तीनों, हाँ, तो मैट, सी मैट और IPU CET, इनके लिए अप्लाई भी मत करिए। बी क्लियर कि जाऊंगा तो अच्छे बी स्कूल जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। फाइनली पता करिए कि आपकी स्टेट में कौन कौन से ऐसे अच्छे बी स्कूल हैं जो अदरवाइज़ जिनका अच्छा ROI है, जिनका एक अच्छा एलुमनाई बेस है, बट जस्ट दैट अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इनके बारे में। रिमेंबर थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी अरुण जेटली इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, गांधीनगर का जो बी स्कूल है फॉरेंसिक मैनेजमेंट वाला, उसके बारे में मैंने बात की थी। सो इस तरीके से और भी बी स्कूल्स हैं जिनके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। पता करिए इनके बारे में। अलग अलग MBAs होती हैं, MBA इन साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब कितने लोगों को पता है MBA इन साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट? अगेन ये NFSU से होती है, गांधीनगर में है। इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि इन बी स्कूल्स पे एक अलग से एक वीडियो बना पाऊँ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई नो वीडियो लंबी हो गई, होनी थी। हमारा मानना है कि कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन देनी है स्टूडेंट्स को जिससे उनका फ़ायदा हो। ये नहीं कि जल्दी से शॉर्ट वीडियो दे दी जो कि यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से व्यूज़ ज़्यादा मिल जाए। तो व्यूज़ के लिए काम नहीं कर रहे हम, क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आरंभ अकेडमी का ये है कि वी प्रोवाइड क्वालिटी दैट इज़ बेटर देन द कॉम्पिटिशन एंड वी चार्ज लेस देन द कॉम्पिटिशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लगा इससे फ़ायदा हुआ, अगर आपको लगा कि इसमें आपको कुछ ऐसा मिला जो आपको बाकी जगहों पर नहीं मिला होगा, तो मेक श्योर दैट यू चेक आउट आवर अदर कॉन्टेंट एज वेल। जो नॉन अकेडमिक
वीडियोस में जो रिगर आपको हमारे यहाँ मिलेगा अकेडमिक में उससे ज़्यादा मिलेगा। तो चेकआउट द वेरियस यूट्यूब वीडियोस दैट वी हैव। क्वांट हमारे पास रमन सर हैं जो क्वांट के लिए, कौन नहीं जानता रमन सर को, किंग है किंग। समीर सर LRDI पढ़ाते हैं, मैं VARC पढ़ाता हूँ। चेकआउट आवर वीडियोज़ एंड यू विल सी, यू विल बी एबल टू पुट आर क्लेम्स टू टेस्ट कि हमारी क्वालिटी कितनी अच्छी है। सब्सक्राइब करिएगा ताकि और भी हम कंटेंट बनाएं, वीडियोज़ बनाएं तो वो मिस ना हो जाए। जाने से पहले अब मेरा ये नहीं है कि क्लास सेशन के बीच में चमकाता रहूँ कि ये ले लो वो ले लो, बट इतनी वीडियो बनाई है तो इतना हक बनता है कि थोड़ा बहुत आपको अगर मैं बता सकूँ कि हम क्या ऑफ़र करते हैं। सो नो दैट कि आरंभ अकेडमी में हमारा अर्जुना बैच अभी चल रहा है, हमारा नया बैच भी आने वाला है, रिपीटर्स बैच, उसके बारे में जल्दी इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी के लिए आप अर्जुना बैच ज्वाइन कर सकते हो कैट 25 के लिए। हमारा एक फास्ट ट्रैक बैच आ रहा है जो बेसिकली रिपीटर्स के लिए होगा। हम आपको आरंभ अकेडमी की अपनी इन हाउस सब्सक्रिप्शन तो देंगे ही देंगे, साथ में करियर लॉन्चर की टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। इंडिविजुअल कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्वांट, LRDI और VARC का फॉर 6999। ऑल्दो आई थिंक इट वुड मेक अ लॉट मोर फाइनेंशियल सेंस अगर आप बैच परचेज करते हो। रेफरल प्रोग्राम है हमारा, अगर आप हमारे किसी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के थ्रू सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है और हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को 5% कैशबैक मिलता है। मेरे बहुत सारे फ्री सेशंस हैं, प्लेलिस्ट्स हैं, वो प्लेलिस्ट मैं डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो देखिएगा। मैंने एक्सप्लेन किया है कि हिंदू एडिटोरियल्स को किस तरीके से ब्रेक करते हैं आर्ग्यूमेंट में, कैसे हिंदू एडिटोरियल्स को पढ़ना होता है आपको इन अ वे दैट यू आर एबल टू मेक सेंस ऑफ देम। सिमिलरली एऑन आर्टिकल्स को कैसे पढ़ना होता है, हाउ टू गो अबाउट विद एऑन आर्टिकल्स। समरी PYQs कैट 2017 टू कैट 2020 के समरी क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए। इसी तरीके से और भी अलग अलग सीरीज़ हम लेके आते रहेंगे। सो मेक श्योर यू कीप चेकिंग आउट दिस स्पेस। हमारी iOS ऐप भी है। बस इतना ही है यार, इतना देख लिया आपने तो बहुत है। ऑल राइट, सो आई विल एंड द सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।